हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेमा वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। कुल मिला के आपके 30 प्रैक्टिस सेट आने हैं। आप भी साथ में प्रैक्टिस सेट लगाया करिए और कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर लंबा और 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर है। इस बक्से को 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में भरा जाता है, तो घनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो बक्सा होता है वो क्या किस तरह का होता है। वो घनाभ के आकार का होता है। किस तरह का होता है, घनाभ के आकार का। ठीक है, घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है घनाभ का वॉल्यूम। और घन का वॉल्यूम क्या होता है, घन का वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर होता है भुजा की पावर 3 यानी 1 की पावर 3, ये होता है। तो आपको करना क्या है इसमें, क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो आयताकार जो बक्सा है यानी जो घनाभ के आकार का जो बक्सा है उसमें से क्या करना है, आपको घन काटना है, घनों से वो भरा जाना है। तो जो घनाभ का आयतन होगा उतना ही किसके बराबर होगा, घन के आयतन के बराबर होगा। तो ऐसे कितने घन बनेंगे, तो मान लेते हैं कि n घन बनेंगे। तो घनों की संख्या पूछी थी, तो घनों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो घनों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका, देखिए घनों की संख्या यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखिए लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 12.5, 12.5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 12.5। और ऊंचाई ऊंचाई कितनी है, तो 7.5 बटे में घन का आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3। और भुजा कितनी है घन की, तो 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, बस इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से आपको एन की वैल्यू पता चल जाएगी। एन क्या था, घनों की संख्या। देखिए 2.5 से 7.5 कटेगा 3 बार, 2.5 से 12.5 कटेगा 5 बार, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 25 से कटेगा आपका 6 बार। 6 पंजे 30, 90। तो घनों की संख्या कितनी आ गई, घनों की संख्या आ गई आपकी 90। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समलंब का परिमाप 58 सेंटीमीटर है और इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 20 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। तो आप पहले समझिए कि जो समलंब चतुर्भुज होता है वो किस तरह के शेप का होता है और उसमें दूरी और जो आपकी असमांतर भुजाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए शेप जो बनता है उसका इस तरह से बनता है, हमें समलंब चतुर्भुज जो होता है उसका जो शेप बनता है वो इस तरह से बनता है। यदि हम इसको ए मान लें, ठीक है, और इसको हम क्या मान लें, बी मान लें, इसको सी और इसको डी, तो ये वाली जो भुजा होती है वो इसके समांतर होती है। तो इन दोनों भुजाओं को समांतर भुजाएं कहते हैं। ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं, असमांतर होती हैं, यानी समांतर नहीं होती एक दूसरे के। ठीक है, अब दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यहाँ से कोई लंब डाला जाएगा इस पर, तो जो लंब डाला जाएगा इसको बोलते हैं इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, इसको मान लेते हैं h। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का, वो क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं के बीच की समांतर भुजाओं का योग यानी a प्लस बी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है h। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल होता है। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें समांतर भुजाओं का योग चाहिए और इनके बीच की दूरी चाहिए, तभी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो कि आपका दे भी रखा है। हमको दूरी चाहिए, तो देखिए आपको यहाँ पे हिंट दे रखा है कि जो परिमाप है वो कितनी है, 58 सेंटीमीटर है, और जो असमांतर भुजाएं हैं उनके बीच उनका योग कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है। असमांतर भुजाएं पे कौन कौन सी और डी है, इसका मतलब आपको सी प्लस डी दे रखा है, असमांतर भुजाओं का योग दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। क्लियर, और जो परिमाप दे रखा है यानी चारों भुजाओं का योग कितना दे रखा है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यानी चारों भुजाओं का योग दे रखा है आपको 58 सेंटीमीटर। यहाँ से आप ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, सी और डी की, सी प्लस डी की जगह क्या रख देंगे, 20 रख देंगे। तो ए प्लस बी प्लस 20 बराबर 58। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी 58 माइनस के 20 यानी कि 38। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई आपको 38, ए प्लस बी की वैल्यू में यहाँ चाहिए थी लगाने के लिए, अब बस वैल्यू रख दीजिए। क्षेत्रफल कितना दे रखा था, 152 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल की जगह आ जाएगा 152 1/2 गुणा ए प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 38 गुणा एच कहते हैं दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी।
जो कि हमें निकालनी है, तो इसको ऐसे मान लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 2 से कटेगा आपका ये 19 बार, 19 से कटेगा आपका ये 19 अट्ठे 152, यानी कि h बराबर कितना आ गया 8। h क्या था, दोनों भुजाओं के, यानी दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो आपसे यही पूछा था कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस प्रकार बीज संबंधित है पौधे से, उसी प्रकार कली संबंधित होगी किससे। तो आपको पता है कि बीज के बाद में क्या बनता है, बीज से क्या बनता है, पौधा बनता है। और कली से क्या बनता है, कली से आपका फूल बनता है, फूल बनता है। अगला प्रश्न है, च्युइंगम किससे बनता है, लेटेक्स से, गोंद से, टैनिन से या फिर रेजिन से। तो च्युइंगम बनता है लेटेक्स से। लेटेक्स किससे प्राप्त होता है, तो रबर के पौधों से। और रबर किसका बहुलक होता है, तो रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का बहुलक होता है रबर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर या चोटी कौन सी है। बात करें दक्षिण भारत की, तो देखिए इस तरीके से बनता है अपना भारत। इसमें दक्षिण भारत कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, तो जो आपका गोदावरी नदी है, ठीक है, उसके जो दक्षिण का हिस्सा है वही आपका दक्षिण भारत माना जाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है आपकी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी किस पर्वत पर स्थित है, तो ये है आपकी पश्चिमी घाट पर। यानी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी ही है। किस पर्वत पर है, ये अन्नामलाई जो पर्वत श्रृंखला है, मतलब जो पर्वत श्रेणी चोटी है, उस पर स्थित है अनाईमुड़ी। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी है। किस पर है स्थित है, पश्चिमी घाट, सॉरी अन्नामलाई पर स्थित है। और आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि जो पश्चिमी घाट है, यानी जो भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है ना, ये वाला जो घाट है अरब सागर वाला, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो भी आपकी अनाईमुड़ी ही है। ठीक है, बात करें डोडा बेट्टा की, ये आपकी नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, नीलगिरी जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, डोडा बेट्टा हो जाएगी। और धूपगढ़ किसकी है, सतपुड़ा पर्वतमाला की। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, धूपगढ़ हो जाएगी। महेंद्रगिरी के बारे में आपसे पूछा जाता है कि जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट की हो गई अनाईमुड़ी, और पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी, डोडा बेट्टा किसकी, नीलगिरी पर्वत की है, और धूपगढ़ किसकी है, सतपुड़ा की। ठीक है, और हिसाब से ओवरऑल पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की, वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी सम उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 156 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। तो देखिए आपने वो वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो किसी बहुभुज के अंतःकोणों का जो योग निकालना फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n-2 इंटू 180। यदि हम उसे n से भाग करते हैं, यानी भुजाओं की संख्या से भाग करें, तो हमारा प्रत्येक अंतःकोण निकल कर आ जाएगा। देखिए अंतःकोणों का योग निकालने फॉर्मूला क्या होता था, n-2 इंटू 180, यही होता था। यदि हम इसमें n से भाग कर रहे हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण निकल के आ जाएगा, जो कितना दे रखा है 156। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 156 के बराबर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n बराबर हो जाएगा 156। सॉल्व करिए इसको। देखिए 12 से कटेगा आपका 12 से 15 बार, और 12 से कटेगा आपका 13 बार। ठीक है, 15 इंटू एन 15n, माइनस के 15 दूनी 30 बराबर n इंटू 13 13n। 13 इधर आएगा तो ये बचेगा यहाँ पर 2n बचेगा, 30 इधर जाएगा तो प्लस के 30 हो जाएगा, 2 से कटेगा 15 बार, तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया आपका 15। ऑप्शन नंबर 3। इसको देखिए, जिस प्रकार DA संबंधित है IF से, उसी प्रकार N के संबंधित होगा किससे। तो देखिए DA संबंध किससे है, IF से। ठीक है, तो D से I कैसे बना है, प्लस के 5 करके, A से F कैसे बना है, प्लस के 5 करके, यानी प्लस के 5 हो रहा है। तो N किससे कैसे बनेगा, N के किससे संबंधित होगा, तो N में जब प्लस 5 करेंगे तो कितना हो, N का नंबर होता है 14, 14 में जब 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 19, 19 किसका होता है, S का होता है, किसका होता है, S का होता है। K का नंबर होता है 11, 11 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, 16 नंबर किसका होता है, 16 नंबर होता है P का। तो N के किससे संबंधित होगा, N के संबंधित होगा SP से। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए नीचे वाले को, क्वेश्चन नंबर 8। दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है,
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? देखिए क्या लॉजिक लगाया गया इसमें, 7 से 6 कैसे बनाए, तो 6 से 10 कैसे बनाए, ये भी देखिए। देखिए आप यहाँ से थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसका 1 गुने के आसपास है, ये इसके 2 गुने के आसपास है, इसके 3 गुने के आसपास है, इसके 4 गुने के आसपास है। तो कुछ कुछ घटाया गया है, क्या घटाया गया है? तो 7 से 6 कैसे बनाया, 7 गुणा 1 माइनस के 1 बराबर 6। 6 से 10 कैसे बनाया, 6 गुणा 2 माइनस के 2, फिर 10 गुणा 3 माइनस के 3। ऐसे ही यहाँ से यहाँ पर पहुँचेंगे तो 4 गुणा माइनस के 4, तो हमें अगली संख्या कैसे मिलेगी, 104 गुणा 5 माइनस के 5, जो किसके बराबर होगा, 515 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 104 इंटू 5 कितना होता है, 520 माइनस के 5 यानी 515। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप छूट गया है, वो भी देख लीजिए। तो 27 गुणा 4 माइनस के 4, ये बराबर हो जाएगा 6 के, ये बराबर 10 के, ये बराबर 27 के, और ये बराबर 104 के। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? ठीक है, ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल में लौट के आते हैं अभी, पहले ये समझ लीजिए मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। इनको ये कौन थे, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, प्रथम शिक्षा मंत्री। ठीक है, दूसरा इनकी पत्रिका थी अल हिलाल और अल बिलाल। अल हिलाल पत्रिका किसकी थी, तो वो इन्हीं का था। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक इनकी थी, वो भी इन्हीं की थी। कौन सी, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नोट के क्वेश्चन के आंसर पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपकी इम्पोर्टेंट मतलब नाम है, जो कि आपके एग्जाम के मतलब से, तो इनके बारे में जो जो जानकारी है वो भी नोट कर लीजिए। देखिए जाना लिया आप हेडिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले देखते हैं कि इनके नाम में जो सरदार शब्द जुड़ा हुआ है, ये सरदार की उपाधि इनको किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दी थी, कब दी थी, तो बारदोली सत्याग्रह के टाइम पे। बारदोली सत्याग्रह हुआ था, उसमें इन्होंने नेतृत्व किया था, और उस नेतृत्व में महिलाओं के द्वारा उपाधि दी गई थी। या तो आप क्वेश्चन में महिला दे रखा हो या फिर महात्मा गांधी दे रखा हो, चूँकि उपाधि महिलाओं से संबंधित थी, मतलब महिलाओं की रक्षा के लिए इन्होंने उस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उनको सरदार कहा गया था। महात्मा गांधी ऑप्शन मिल जाए तो महात्मा गांधी सही है, नहीं तो महिलाओं के द्वारा भी आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। इनका जन्म दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, किस रूप में मनाते हैं, इसको मनाते हैं एकता दिवस के नाम, एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकी एक मूर्ति भी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ पर है, ये आपके केवड़िया जिला गुजरात में है, केवड़िया जिला गुजरात में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष इनको कहा जाता है। दूसरा, इनको भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। अगला पॉइंट नोट करिए, ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो वो यही थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन्होंने 565 रियासतों का विलय किया था। ठीक है, 565 रियासतों का विलय करके भारत का निर्माण कराया था। ठीक है, रियासतों का विलय। अगला पॉइंट क्या है कि जो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, 1931 का कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन जिसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। उस टाइम पे भगत सिंह वगैरह की जो फांसी का विरोध चल रहा था, उस टाइम की बात चल रही है। तो 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही की थी। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है इस अधिवेशन से कि गांधी जी को काले झंडे किस अधिवेशन में दिखाए गए थे, तो गांधी जी को काले झंडे वो इसी अधिवेशन में दिखाए गए थे, गांधी को काले झंडे। ठीक है, क्लियर। तो इतने सारे पॉइंट फिलहाल मुझे ध्यान में आ रहे हैं, तो नोट कर लीजिए, बाकी और पॉइंट याद आएंगे तो मैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ऊष्मा मापन पदार्थों के लिए जल उचित नहीं होता है क्योंकि अच्छा चालक है, उच्च क्वथनांक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा निम्न होती है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला होता है। देखिए जल उचित क्यों नहीं होता? क्योंकि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक होती है, ठीक है, इसलिए उसको मापन के लिए यूज नहीं करते। विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने का क्वेश्चन और बनते हैं आपसे विशिष्ट ऊष्मा से, यानी जो जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है उससे क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो आपका आपने देखा होगा कि जो रोगी होते हैं, मतलब कोई बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो उनको पानी गर्म करके उनकी सिकाई करी जाती है, ठीक है, यानी कि जो बोतल में गर्म पानी भर के उसकी क्या करते हैं, उनसे सिकाई करते हैं ना, मतलब सेका जाता है गर्म पानी से। तो पानी कोई भर के क्यों सिकाया जाता है? वो इसलिए भर के सिकाया जाता है उनसे, बोतल में भर के, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। अब विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने का मतलब क्या है कि पानी अधिक देर में गर्म होगा तो अधिक देर में ही ठंडा होगा। यानी कि यदि कोई किसी की विशिष्ट ऊष्मा कम है तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। अधिक है तो इसका मतलब जल्दी देर में गर्म होगा और देर में ही क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है जल की विशिष्ट ऊष्मा पर आधारित कि जो आपके समुद्री इलाके के जो आपके शहर होते हैं उनमें सामान्यतः वर्ष में तापमान जो रहता है वो क्या रहता है, एक समान ही रहता है। तो एक समान रहने का कारण क्या है? जैसे आपके जो शहर है मुंबई वगैरह, जो आपके तमिलनाडु वगैरह के शहर हैं जो समुद्र के किनारे हैं, उनमें आप चाहे गर्मी में चले जाइए चाहे आप सर्दियों में चले जाइए, जो टेम्परेचर रहेगा लगभग लगभग समान ही रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो समुद्र के किनारे लगे होने की वजह से जो समुद्र का जल है उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण वहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो आपका नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो दो क्वेश्चन बताए हैं, एक तो जो बोतलों में गर्म पानी करके जो सिकाई की जाती है वो, और एक आपका जो समुद्र के किनारे के जो शहर है उनमें तापमान जो रहता है बर्फ पर एक समान रहता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये दोनों के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो अधिक होती है जिसकी वजह से वो अधिक देर में गर्म होता है और अधिक देर में ही क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है 6/7, 8/9, 9/10, 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है? तो देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न को निकालने के लिए मैंने आपको तरीके पिछले प्रैक्टिस सेट में बताए हुए हैं। जब इनके बीच का डिफरेंस सेम ना हो, जैसे अंश और हर के बीच में डिफरेंस सेम ना हो तब क्या करते हैं, तो वो तो तरीके मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताए हुए हैं। यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे अंश और हर के बीच का जो डिफरेंस है वो दोनों में क्या है, सेम है, और सब में क्या है, सेम है। जैसे 6 और 7 के बीच में 1 का अंतर है, 8 और 9 के बीच में भी 1 का अंतर है, और इन दोनों में भी 1 का अंतर है। जब डिफरेंस सेम होता है तो जो सबसे छोटा अंश होता है वो सबसे छोटी भिन्न होती है, और जो सबसे बड़ा अंश होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 6/7, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 9/10। दोनों का अंतर पूछा था, तो 9/10 माइनस के 6/7 कितना होगा, तो 9×7 = 63 माइनस के 10×6 = 60 बटे में 10×7 कितना हो जाएगा, 3/70। कितना आएगा, 3/70। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3/70। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? तर्क क्या है इसके पीछे, नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। देखिए ये बात तर्क तो सही है, ये बात तर्क क्यों सही नहीं है? देखिए नए बड़े उद्योग यदि दिल्ली में मतलब शुरू किए जाते हैं तो इससे प्रदूषण में इजाफा होगा, ये बात ठीक है, लेकिन यदि प्रदूषण में इजाफा होगा तो हमें प्रदूषण रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए, ना कि हमें उद्योगों को रोकना चाहिए। ठीक है, तो ये तर्क इसलिए मजबूत नहीं है क्योंकि हमें किसी मतलब उद्योग की वजह से प्रदूषण होगा तो हमें प्रदूषण रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए, ना कि हमें उद्योगों को रोकने के लिए। तो ये तर्क हमारा क्या है, ठीक नहीं है। तो केवल तर्क कौन सा सही है, केवल तर्क आपका 2 सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, OAC, PVD, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो बताइए क्या है क्वेश्चन में। देखिए क्या लॉजिक लगा है इसमें, देखिए O है, यहाँ पे P है, OPQR, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा आएगा क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं संख्या। यहाँ A है, B है, यहाँ C है, यहाँ D है, तो क्या आएगा, अब E आएगा। आगे देखिए ऐसे ही किसमें सिर्फ दो एक ही ऑप्शन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक, समता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। देखिए जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, एक तो धर्मनिरपेक्ष था, एक आपका समाजवादी था, एक आपका कौन सा था, अखंडता था।
अखंडता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन 3 एंड 4। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, इसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष भी इसी को बोला जाता है, धर्म निरपेक्ष कह लीजिए या फिर पंथ निरपेक्ष कह लीजिए। फिर दूसरा था समाजवादी, तीसरा था अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन भी आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए गए थे, जिसकी वजह से इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है 42वें संविधान संशोधन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो 42वें संविधान संशोधन था उसको लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान भी 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1976 में, जो क्वेश्चन में दे ही रखा है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये किस समिति की सिफारिश पर संविधान संशोधन किया गया था? तो समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, इस समिति की सिफारिश पर ही इस संविधान में संशोधन किया गया था। अगला पॉइंट क्या? इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, पहले संविधान में यानी 1976 से पहले संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, यानी कि मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे पहली बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो संविधान के किस भाग में जोड़े गए थे? तो उस भाग का नाम था भाग 4 का। किस अनुच्छेद में जोड़े गए थे? अनुच्छेद में जोड़ा गया था वो था 51 का। ठीक है, 3 शब्द तो मैंने आपको बता ही दिए कौन कौन से थे। तो धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। जैव विविधता संबंधी रामसर समझौते का संबंध किसके संरक्षण से है? ऑप्शन है आपके वैश्विक तापन से, ओजोन संरक्षण से, आर्द्रभूमि संरक्षण से या फिर जलवायु परिवर्तन से। तो जो रामसर समझौता था यानी रामसर जो कन्वेंशन था वो हुआ था आपका 2 फरवरी 1971 को। रामसर जो स्थान है वो कहाँ पर है? ये आपका ईरान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ईरान में। ठीक है, तो ईरान में 2 फरवरी 1971 को समझौता हुआ था, जिसमें क्या बात की गई कि जो आपकी आर्द्रभूमि है उनका संरक्षण किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया आपका? आर्द्रभूमि संरक्षण। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि भारत में कुल आर्द्रभूमि कितनी है? तो वर्तमान में भारत में आर्द्रभूमि की संख्या है वो पूरे भारत में भी कितनी है? 2024 के डाटा के अनुसार 85 है। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु में वर्तमान में कितनी आपकी रामसर साइड है? तो वो है आपकी 18। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? यूपी। यूपी में कितनी है? 10। क्लियर? चलिए, अच्छा आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? भारत का प्रथम रामसर स्थल था, प्रथम वो था चिल्का झील। चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में पड़ती है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, किस राज्य में पड़ती है चिल्का झील? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 0 है तो 2 की पावर a उसकी पावर bc बटेगा 5 की पावर b उसकी पावर ac का मान क्या हुआ? देखिए आपसे जो मान पूछा वो पूछा है 2 की पावर a और उसकी पूरी पावर कितनी है? bc है, बटे में 5 की पावर b उसकी पूरी पावर कितनी है? a है, सॉरी ac है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जो आपको दे रखा है कि a बराबर दे रखा है 2, b बराबर दे रखा है 3 और c बराबर दे रखा है 0। देखिए आपको एक नियम पता ही होगा कि यदि a की पावर m है उसकी पावर क्या है? n है, तो ब्रैकेट के जो बाहर की घातें होती हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो a की पावर कितनी हो जाएगी? m इंटू n। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि इन जो ब्रैकेट के बाहर घातें होती हैं उनका आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो इस 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर हो जाएगी यहाँ से abc। ऐसे ही 5 की पावर कितनी हो जाएगी? abc। ठीक है, अब आपको पता है कि सी की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो 0 गुणा जब हम इसमें करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी? पूरी 0 हो जाएगी। 2 की पावर कितनी जाएगी? 0। ऐसे ही 5 की पावर कितनी जाएगी? 5 की पावर भी 0 हो जाएगी। और किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ से आपको बटे में कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। 1 बटे 1 कितना होता है? 1 ही होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? 1 बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि P प्लस को दर्शाता है, Q माइनस को, R भाग को और S गुणा को दर्शाता है, तो इसका आंसर बताइए। तो देखिए पहले तो बिना आप लेटर के लिख लीजिए, जैसे कि
18 है, फिर 36 है, फिर आपका 12 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 7 है। उसके बाद जो लेटर की वैल्यू दे रखी है उसको रखिए। तो पहले नंबर पे है एस, एस की वैल्यू क्या है, गुणा, यहाँ गुणा लिख दीजिए। फिर है आर, आर की जगह पे कितना आएगा, डिवाइड, यहाँ डिवाइड कर दीजिए। फिर है क्यू, क्यू की जगह पे कितना आएगा, माइनस। और फिर क्या है, पी, पी के पे आएगा प्लस। ठीक है, अब आपका ये सवाल बन गया। अब सवाल में क्या लगाना है, आपको बोर्ड मास का नियम लगाना है। बोर्ड मास के नियम के हिसाब से सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, भाग को। तो जब 36 में 12 का भाग करेंगे कितना आएगा, 3। तो 18 गुणा 3 माइनस के 6 प्लस 7। अब भाग हो गया, भाग के बाद नंबर आता है गुणा का। तो 18 गुणा 3, 18 तिया 54, 54 माइनस के 6 प्लस के 7। अब नंबर आता है प्लस का। ठीक है, तो 54 और 7 कितना होता है, 61, 61 माइनस के 6 कितना आएगा, 55। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा, 55। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लगाइए। तो देखिए पहले नंबर पे क्या आएगा, देखिए एफ तो सब में कॉमन है, सॉरी एफ और ओ सब में ही कॉमन है। ठीक है, और देखिए एल भी सब में कॉमन है, तो एफ एल से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए चौथे नंबर पे क्या है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे के है, और यहाँ पे क्या है, आई है। तो के, आई, एल और एल। ठीक है, इसमें सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा आपका आई। आई का मतलब सबसे नंबर पहले पे आएगा 4। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो इन दोनों को तो हटाइए। अब दूसरे नंबर पे आएगा, आई के बाद आता है के, तो दूसरे नंबर पे आएगा 2 वाला, 4 के बाद नंबर आएगा 2 का। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो यही आपका राइट आंसर है। बाकी सब कुछ निकालने जो है ही नहीं जब हमारा आंसर मिल गया तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, काजिंद किन दो देशों के मध्य होने वाला संयुक्त अभ्यास है। तो देखिए काजिंद से ही, इसके नाम में ही इसका आंसर है। ठीक है, काजिंद से बना है कजाकिस्तान और इंद से बना है इंडिया। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में होने वाला क्या है, एक संयुक्त अभ्यास है। क्लियर, यहाँ पे कुछ अभ्यास नोट कर लीजिए, जैसे आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले नोट करिए आप, सूर्य किरण, सूर्य किरण किस किस बीच में होता है, तो सूर्य किरण होता है आपका भारत और नेपाल के बीच में। सूर्य किरण कहाँ पे होता है, भारत और नेपाल के बीच में। कैसे याद करोगे, तो देखिए नेपाल में क्या है, माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है दुनिया में। तो सबसे पहले सूर्य किरण कहाँ पड़ेगी, सबसे पहले सूर्य किरण पड़ेगी नेपाल में। तो सूर्य किरण किसके बीच में हो गया, भारत और नेपाल के बीच में। इसके बाद नोट करिए बोंगो सागर, बोंगो सागर ये किसके बीच में होता है, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या है कि 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, यानी मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है, आपका कनाडा में पड़ता है। तो ये समझौते में क्या हुआ था कि जो ओजोन परत है उसके संरक्षण के लिए मतलब महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। तो इसी वजह से क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया 16 सितंबर। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, अब बात करते हैं ओजोन के बारे में। तो ओजोन के बारे में पॉइंट नोट करिए आप। सबसे पहले पूछा था कि ओजोन जो परत है, ओजोन जो है परत है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो पाई जाती है समताप मंडल में, समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन की जो मोटाई होती है, ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो किस में नापी जाती है, तो ओजोन की जो मोटाई होती है उसका नापने की इकाई है डॉप्सन। क्या है, डॉप्सन। ओजोन की जो मोटाई नापी जाती है वो किस में नापी जाती है, वो डॉप्सन में नापी जाती है। ठीक है, और ये तो आपको मैं बता ही दिया कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे आया आपका 8 सितंबर। 8 सितंबर आपके पिछले किसी प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, तो आपको ये बताना है कि 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये आपको क्या बताना है कमेंट बॉक्स में, 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों के पश्चात 4818 और 6 वर्ष के पश्चात 7227 हो जाती है, वह धनराशि है। वो धनराशि कौन सी होगी। देखिए धनराशि निकालने के लिए आपको पहले ये समझना चाहिए कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है उसमें क्या होती है, समान समय में
समान गुना वृद्धि होती है, समान समय में समान गुना वृद्धि होती है। तो ये मान लीजिए कोई राशि पी रही होगी, वो 3 वर्ष के पश्चात कितनी हो गई है, 3 वर्ष के पश्चात हो गई है वो राशि 4818 है। ठीक है, फिर उसके 3 वर्ष के बाद में क्या हो गया है, 3 वर्ष के बाद में वो राशि कितनी हो गई है, तो वो हो गई है आपकी 7227। यहाँ पे आपको 6 वर्ष से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 6 वर्ष के बाद दे रखा टाइम, तो यहाँ से 3 वर्ष ही बचेगा, क्योंकि 3 वर्ष यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से आप गिनोगे शुरू से 6 वर्ष के बाद कितनी हो गई है, 7227। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना बचा, 3 वर्ष बचा। तो यदि कोई राशि पी रही होगी तो वो 3 वर्ष में इतनी हो गई है और अगले 3 वर्ष में इतनी हो गई है। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक की को ध्यान से देखेंगे तो ये 4818 का 7227 कितने गुना है, तो ये आपका 1.5 गुना है। कितना गुना है, 1.5 गुना है। ठीक है, देखिए इस तरह क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में ही पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए, मतलब इसका कितना गुना है, तो इसका 1.5 गुना है। तो इसका मतलब ये वाली राशि भी इसका 1.5 गुना बैठनी चाहिए। तो देखिए टी का जो 1.5 गुना है वो किसके बराबर होना चाहिए, 4818 के बराबर होना चाहिए। मैंने आपको ये तो बताया था कि समान समय में जो वृद्धि होती है वो समान होती है, तो यहाँ पे भी समान गुना वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे भी समान गुना वृद्धि होगी। जब यहाँ पे 1.5 गुना वृद्धि हुई है तो यहाँ पे भी 1.5 गुना वृद्धि होगी, तो पी का 1.5 गुना किसके बराबर हो जाएगा, 4818 के बराबर। तो सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट कटेगा बटे में कितना जाएगा 10, 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा आपका 16×3 = 48 और 6×3 = 18, यानी कि 1606 बार। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1606 गुणा ये बटे वाला 2 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3212। ठीक है, यानी वो राशि कितनी रही होगी, तो वो राशि रही होगी 3212 रुपये। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, आंकड़ों के परिसर, बहुलक और माध्यक का माध्य बताइए। तो ये परिसर क्या होता है, परिसर मतलब होता है रेंज। रेंज का मतलब क्या है कि सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच का अंतर। तो देखिए जब आप इसको देखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिखाई देगी, 0 दिखाई देगी, और सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी दिखाई दे रही है, तो 7 दिखाई देगी। ठीक है, कौन सी दिखाई दे रही है, तो 7 दिखाई देगी। तो इसका मतलब परिसर कितना हो गया, आपका परिसर निकल के आ गया आपका 7 माइनस के 0, 7 माइनस के 0 मतलब कि 7। ठीक है, परिसर आपको मिल गया 7। अब हमें निकालना क्या है, बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो यहाँ पर क्या होगा, बहुलक होगा। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं 0, 0 तो एक बार ही हुआ है, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा रहा है, 2, तो 2 यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 बार। ठीक है, फिर चेक करिए 3, 3 तो यहाँ पे 1 1 2 बार रिपीट हुआ है। फिर देखते हैं 4, 4 हुआ है, 1 2 3, 3 बार। इसका मतलब जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। अब बात करते हैं माध्यक की। माध्यक कैसे निकालते हैं कि जो आपका डेटा दे रखा है उसको चाहे आप आरोही क्रम में लगा लीजिए, चाहे आप अवरोही क्रम में लगा लीजिए, तो जो बीच में संख्या आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आपका माध्यक हो जाएगा। देखिए इसको आरोही क्रम में लगाते हैं, सबसे पहले आएगा आपका 0, फिर आएगा आपका 0 के बाद में 2 आएगा, 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। ठीक है, फिर आपका 2 के बाद 3, 3 कितनी बार आया है, तो आपका 2 बार आया है। फिर आपका 4 आया है, 4 कितनी बार आया है, 3 बार। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, 4 के बाद में आया आपका 7। क्लियर। कुल मिला के कितने हैं, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो बीच में कौन सी संख्या जाएगी, तो 5 इधर जाएंगे, 5 इधर जाएंगे, बच्ची कौन सी संख्या है, पीछे बच्ची आपकी 3। ठीक है, तो इसका जो माध्यक है वो कितना है, माध्यक आपका हो जाएगा 3। पूछा क्या, इन सबका माध्य चाहिए, माध्य मतलब एवरेज, तो इन सबका एवरेज कितना हो जाएगा, तो इन सबका एवरेज यानी कि माध्य बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए, बटे में 3, 3 चीजें 3 का भाग कर दीजिए, 1 2 3, यानी कि 7 + 2 + 3, बटे में कितना जाएगा, बटे में जाएगा 3, क्योंकि 3 आइटम है, 1 2 3, 7 2 9 3 12, 12/3 कितना हो जाएगा, तो 4। इसका माध्य कितना हो जाएगा, माध्य हो जाएगा इसका 4, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए इसको देखिए, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो यहाँ बनाते हैं, ए कैसे, देखिए ए है, ए बी से छोटा है तो बी इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और लेकिन सी से लंबा है तो सी इसके नीचे जाएगा। क्लियर। डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी जो है वो ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा, तो डी कहाँ जाएगा, ए और सी के बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
और ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, जो ई है वो बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो इसका मतलब ई कहाँ पर आ जाएगा आपका, बी और ए के बीच में। क्लियर। पूछा क्या सबसे छोटा व्यक्ति कौन, सबसे छोटा कौन सा है, जो सबसे नीचे वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 में दे रखा है वो सी। ठीक है, मैंने जो इनको लगाया वो इसका मिलाया है, यानी कि जो लंबाई का बढ़ता क्रम है वो नीचे से ऊपर की तरफ, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, पाचन प्रक्रिया में निम्न में से किसकी सहायता ली जाती है, खनिज लवण, हार्मोन, विटामिन या फिर एंजाइम। तो पाचन प्रक्रिया में जो सहायता ली जाती है वो ली जाती है एंजाइम की। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि जो पाचन की प्रक्रिया है वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसकी शुरुआत होती है मुख गुहा, मुख गुहा, या फिर आप कह सकते हैं इसको बक्कल कैविटी, या फिर आप इसको कह सकते हो मुख से। ठीक है, क्लियर। मुख में जो पाचन शुरू होता है वो किसकी वजह से होता है, वो आपकी लार की वजह से होता है। और लार में कौन सा एंजाइम होता है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है एमाइलेज। कौन सा होता है, एमाइलेज लार में एंजाइम होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की क्रिया क्या कहलाती है, ब्राउजिंग, चैटिंग, एफटीपी या फिर ईमेल। आपको पता ही है क्या कहते हैं, ईमेल होता है। मैसेज भेजने की प्रक्रिया क्या होती है, मैसेज मतलब संदेश, संदेश भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ईमेल होती है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए, कथन और निष्कर्ष। सभी पौधे पेड़ हैं, कोई पेड़ हरा नहीं है। सभी पौधे क्या हैं, सभी पौधे पेड़ है। ठीक है, इस तरह से बनेगा, ये पेड़ का सर्किल हो जाएगा। और कोई पेड़ हरा नहीं, हरे का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पौधे हरे हैं तो कुछ पौधे हरे हैं, बिल्कुल नहीं है। जो पौधे पेड़ नहीं है वो हरे हैं, जो पौधे पेड़ नहीं है वो क्या है, हरे हैं। तो ये भी क्या आपका गलत है। तो आपका इसमें कौन सा क्वेश्चन सही, कुछ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है, ना ही निष्कर्ष 4, सॉरी 2 निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए विकल्पों में से वह सभी सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करें। टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी, विद्यार्थी। तो देखिए इसमें कौन सा सही बनेगा, तो आपको पता है कि जो देखिए कुछ विद्यार्थी क्या हो सकते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं, और कुछ क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कुछ टेनिस प्रशंसक क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं, और कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस प्रशंसक भी हो सकते हैं। कुछ टेनिस प्रशंसक विद्यार्थी भी हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी टेनिस प्रशंसक भी हो सकते हैं। यानी इस तरीके से आपका सर्किल बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 22, 54, 135 और 158 का लासा बताइए। तो देखिए इसका लासा कैसे निकालते हैं, 22 है, 22 के टुकड़े करिए तो 2 गुणा 11, 54 के टुकड़े करिए तो 54 होता है 27 गुणा 2, तो 2 गुणा 3 की पावर 3। ठीक है, अब 135 है, 135 को लिख सकते हैं, 15 में 135 होता है, तो 15 में 135 को लिख सकते हैं आप 27 गुणा 5, 27 गुणा 5 का मतलब 3 की पावर 3 गुणा 5। ठीक है, अब देखिए 198 होता है आपका 49 गुणा 4, 49 गुणा 4 यानी कि 2 की पावर सॉरी 198 होता है आपका 99 गुणा 2। 99 का मतलब 11 नंबर 99, यानी कि 2 गुणा 3 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 2 गुणा 11 की पावर 1। ठीक है, यानी कि 2 नंबर 18, 18 इंटू 11 यानी 198। ठीक है, अब इसका हमें लासा चाहिए। लासा क्या होता है कि वो छोटी छोटी संख्या जो इनके द्वारा काटी जा सके। जब आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, लिखा हुआ मिले, तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको बड़ी से बड़ी घात लेनी है। ठीक है, जैसे 2 है यहाँ पे, यहाँ 2 है, इसमें 2 है आपका, इसमें भी आपका 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है, तो आपको 2 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी आएगी, 2 की पावर आएगी आपकी 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर सब में 1 ही है, और देखिए ऑप्शन में सब 2 की पावर सिर्फ 1 ही किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये वैसे तो आपका ये आंसर मिल गया, पे आगे भी चेक कर लेते हैं। देखिए 2 की पावर तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, फिर 3 की पावर यहाँ पे कितनी है, 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, तो आपको बड़ी से बड़ी पावर लेनी है। 3 की पावर कितना जाएगा, 3। अब देखिए 5 है,
5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो आपको 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। लासापा में आपको सब लेना पड़ता है। अब इसके बाद 11 देखिए, 11 कितनी है, 1 है, यहाँ पे 11 भी आएगा। तो आपका जो लासा बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, 2 गुणा 3 पावर 3 गुणा 5 गुणा 11, तो ये इसका लासा बन जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। वैसे तो आपको 2 से ही आपको ऑप्शन मिल गया, तो बाकी तो आप फिर भी आप निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति किसके पास, किस संस्था के पास है, तो वो है सेबी के पास में। सेबी का मतलब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988 में। इसके लिए एक एक्ट आया था 1992 में, जिसके द्वारा इसको मान्यता प्राप्त की गई, यानी कानूनी वैधता प्राप्त की गई। और भी पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका मुख्यालय तो मुंबई में है। इसकी वर्तमान में हेड कौन है, जो कि पहली महिला इसकी हेड भी है, वो है कौन है, माधवीपुरी बुच, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल एक प्रमुख कार्यक्रम है, कौन सा है, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेलो इंडिया, सौभाग्य। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल कौन सा है, सौभाग्य। सौभाग्य के अंतर्गत क्या आता है, प्रत्येक घर को बिजली, प्रत्येक गाँव को क्या है, बिजली की सुविधा, प्रत्येक गाँव को बिजली की सुविधा मिलेगी, ठीक है, यानी हर घर बिजली की योजना कौन सी है, वो सौभाग्य योजना है, प्रत्येक घर को, ठीक है, बिजली की सुविधा मिलेगी, वो क्या है, वो आपकी सौभाग्य योजना के अंतर्गत है, और सौभाग्य इसमें शामिल है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% 12 से 10 से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब कमी होती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना है, तो 9680 है, तो इसका क्रय मूल्य कितना था, यानी 2 वर्ष पहले कितने रुपए में खरीदी गई थी। अभी कितना है, अभी 9680 है, 12% के हर साल क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 2 साल पहले कितने की थी ये, तो चलिए चेक करते हैं इसे। देखिए, या तो आप इसको फ्रैक्शन से कर सकते हो, 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/25 होती है, यानी 25 पे 3 की कमी हो रही है, कितनी हो रही है, 22। तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसको। मान लीजिए 3 साल पहले जो कीमत थी वो आपकी पी थी, हर साल 12% की कमी हो रही है, तो हर साल कितने हुए, 12 घटा दी, 100 में से 88%, अगले साल फिर 88% हो जाएगा। 2 साल के बाद जो कीमत है वो कितनी हो रही है, वो हो रही है आपकी 9680। बस इसको सॉल्व करके पी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ये 4 से कटेगा, हाँ, 22 चौक 88 है ना, तो ये 22 से कटेगा नहीं कटेगा, 22 चौक 88, और आपको बचे कितने, 8, 22 चौक 88 कटता है, यानी कि 22 से कटेगा आपका 4 बार, और 22 से कटेगा आपका 22 चौक 88, कितने बचे, 8, और 22 चौक 88, ठीक है। 4 से कटेगा आपका ये 110 बार, ठीक है, क्योंकि 11 चौक 44 होता है। चलिए अब देखिए, 22 से कटेगा 22 चौक 88, 22 पंजे 110, 5 बार कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 से कटेगा आपका ये 25 बार, 25 पंजे 125 गुणा 100, यानी कि 2500 ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, पी गुणा 1/100 बचा था, यहाँ बचा था 4, 1/25 बचा था, जो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। 25 पंजे 125, 125 पे 2 जीरो, यानी पी बराबर कितना है, 125 पे 2 जीरो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक मानचित्र का पैमाना स्केल 1:3 गुणा 6 की पावर, सॉरी 3 गुणा 10 की पावर कितनी है, 6। इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट 3 गुणा 10 की पावर 6 को दर्शा रहा है मानचित्र पर। मानचित्र में 2 नगर के बीच की दूरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर की दूरी है, तो नगरों के बीच वास्तविक दूरी कितनी होगी, यानी 1 यूनिट इतने को दर्शा रहा है, तो 9 यूनिट कितने को दर्शाएगा, आपको किलोमीटर में बताना है। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो वो है 3 गुणा 10 की पावर 6, तो 9 यूनिट, 9 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुणा 3 गुणा 10 की पावर 6, यानी कि ये किस में हो जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर में निकल के आएगा, क्योंकि 9 यूनिट किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा ये आपका, तो ये हो जाएगा 27 गुणा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा किस में है, तो किलोमीटर में पूछा है, तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं, कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 1/10 की पावर 5। तो आपको क्या करना है इसमें, 10 की पावर 6 गुणा, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1/10
देखिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे कितना आएगा, 1/100 से भाग करना पड़ेगा। फिर मीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना है तो 1/1000 से फिर भाग करना पड़ेगा। तो कुल मिला के 10 की पावर 5 हो गया ना ये, तो 10 की पावर 5 ये हो गया, 10 की पावर 6 ये है, तो कुल मिला के इससे कटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 10 की पावर 1 बचेगा, क्योंकि 5 खाते हैं तो कट जाएंगी। अब कितना हो गया, 27 गुणा 10 यानी कि 270 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और उसकी उम्र अपने बेटे की 4 गुनी है। किसकी उम्र, यानी जो आदमी है उसकी उम्र अपने बेटे की 4 गुनी है और वो अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, यदि बेटा 3 साल के बाद 15 वर्ष का हो जाता है, कितने साल के बाद, 3 साल के बाद 15 वर्ष का हो जाता है, इसका मतलब वर्तमान में उसकी उम्र कितनी रही होगी, तो वर्तमान में जो बेटा है वो कितने साल का होगा, 12 साल का होगा, तो वो 3 साल के बाद 15 साल का होगा। ठीक है, तो पत्नी की वर्तमान उम्र बताइए। देखिए बेटा अभी कितने साल का है, 12 साल का है। ठीक है, वर्तमान में जो बेटा है वो 12 साल का है। तो बेटा 12 साल का है तो बेटे का 4 गुना कौन है, आदमी यानी उसका पिता। तो पिता कितने साल का हो जाएगा, पिता हो जाएगा 12 चौक 48 साल का, क्योंकि 4 गुना है उसकी उम्र। क्लियर। और जो आदमी है वो अपनी पत्नी से कितने वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब पत्नी कितने साल की होगी, तो 48 में 3 माइनस कर दीजिए, कितने साल की होगी, 45 साल की होगी। यानी जो वर्तमान में पत्नी की उम्र है वो कितनी है, 45 साल है। ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, विश्व का पहला देश है न्यूजीलैंड। ठीक है, कब दिया था, 1893 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, विष्णु, पशुपति, इंद्र या फिर ब्रह्मा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो वो करते थे पशुपति शिव की। ठीक है, पशुपति किनको बनाता है, शिव को। और सिंधु घाटी की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो वो थी आपकी कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। इसको और बोल सकते हैं, इसको और क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक युगीन। ठीक है, अब बात करें जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सबसे ज्यादा बार जो सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब प्रमुख देवता कौन से थे, तो प्रमुख देवता थे इंद्र। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। विषम कौन सा, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो देखिए एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों क्या है, आपके महाद्वीप है, जबकि न्यूजीलैंड क्या है, आपका एक देश है। तो यहाँ भिन्न कौन सा हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति दे रखी है, आपको उत्तर आकृति दे रखी है, ये आपको बताना है कि इन उत्तर आकृतियों में से ये आकृति किसमें छिपी हुई है। तो देखिए जब हम इसको गौर से देखें तो आपको ये आकृति कहाँ दिखाई देगी, ये आकृति आपको दिखाई देगी इस वाले में, इस तरीके से। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है सेम आकृति, ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट देखिए, यदि sec 15 थीटा बराबर cosec 15 थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए sec 15 थीटा बराबर है cosec 15 थीटा के। ठीक है, तो देखिए sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, सॉरी sec 15 थीटा लिख सकते हैं 1/cos 15 थीटा, और cosec थीटा लिख सकते हैं हम 1/sin 15 थीटा। यदि हम sin थीटा को इधर ले जाएं, sin 15 थीटा को इधर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, sin 15 थीटा बटे में cos 15 थीटा बराबर इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, tan 15 थीटा की, क्योंकि sin अपन cos क्या होता है, tan होता है, जो बराबर किसके, 1 के, और 1 बराबर किसके होता है tan में, तो tan 45 डिग्री के बराबर होता है। तो tan से tan खत्म, तो 15 थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, 45, तो थीटा बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, 45 अपॉन में 15 बराबर 3 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 3 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3।
पंचायतों की संरचना द्विस्तरीय हो, जिसमें प्रथम स्तर पर मंडल तथा द्वितीय स्तर पर क्या है, जिला परिषद हो। यह सुझाव किस समिति ने दिया था? इन दो स्तर की बात हो रही है, यानी प्रथम स्तर पर मंडल और द्वितीय स्तर पर क्या है, जिला परिषद। तो आपको पता है कि द्विस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने की थी। द्विस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने की थी। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1970 में गठन हुआ था, 1977 में। और 1977 इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1978 में इसकी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, अभी ये द्विस्तरीय होगी। अब पूछा जाता है आपके बलवंत राय मेहता समिति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति, त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति की सिफारिश किसने दी थी? तो त्रिस्तरीय पंचायत राज समिति की सिफारिश दी थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1957 में इसका गठन हुआ था। और एल.एम. सिंघवी का गठन कब हुआ था? तो एल.एम. सिंघवी का गठन हुआ था आपका 1986 में। और जी.बी. राव का कब हुआ था? 1985। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो द्वारा युवा पीढ़ी के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसरो द्वारा अभी शुरू किया गया आपका इसी साल। कौन सा? युविका, युवा विकास कल्याण, युवा विकास कार्यक्रम। कौन सा? युविका, 2024 में शुरू किया गया है। और बात करें इसरो की, तो इसरो के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ कि इसरो का गठन कब हुआ था। तो इसरो का गठन हुआ था आपका 1969 में। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलोर में। ठीक है, और इसके वर्तमान में हेड कौन है, यानी वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ, उसके वर्तमान में हेड कौन है, यानी चेयरमैन कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 10 सेकंड की लेती है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तब उसको अपनी लंबाई पार करनी पड़ेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करनी पड़ेगी। यानी कि जब वो खंभे को पार करनी थी तब अपनी लंबाई तो पार कर ही रही थी। ठीक है, और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी उसको पार करना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा समय लग रहा है, यानी पहले 10 सेकंड का समय लग रहा है, अब कितना लग रहा है? 20 सेकंड का समय लग रहा है। तो ये ऐसा एक्स्ट्रा समय 10 सेकंड का क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए लंबाई तो इसको यहाँ पे अपनी यहाँ पे भी तय करनी पड़ रही थी, यहाँ पे भी तय करनी पड़ रही थी। तो 10 से 20 सेकंड क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा लंबाई यानी कि जो 200 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई थी वो तय करनी पड़ रही है, इसी वजह से 10 सेकंड एक्स्ट्रा समय लग रहा है। तो यानी कि जो 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, तो 200 मीटर को तय करने में उसे कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड का समय लग रहा है। इसका मतलब रेलगाड़ी की चाल होगी कितनी होगी? रेलगाड़ी की चाल स्पीड बराबर कितना हो जाएगा? 200/10 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जब रेलगाड़ी की चाल मिल गई 20 मीटर प्रति सेकंड, और रेलगाड़ी को खंभे को पार करने में यानी कि अपने आप को पार करने में कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड समय लग रहा है। इसका मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? लंबाई बराबर दूरी गुणा समय, यानी लंबाई बराबर 4 गुणा समय। चाल कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना लग रहा है? 10 सेकंड का। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे खंभे को पार करने का मतलब क्या होता है कि वो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, और प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या होता है कि वो अपने प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। यानी कि अपनी लंबाई तो उसको यहाँ पे भी तय करनी पड़ रही है और यहाँ पे भी तय करनी पड़ रही है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ रही है वो कितनी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर जो एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ रही है उसको तय करने में एक्स्ट्रा समय लगा होगा कुछ, वो समय कितना लगा होगा? तो देखिए 10 सेकंड में तो ये अपनी लंबाई तय कर ही रही है, और 20 सेकंड में इसको टोटल समय लग रहा है यहाँ पे, तो 10 सेकंड तो इसके चले गए अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने में। तो जो 10 सेकंड बचे उसमें उसने क्या तय किया होगा? उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई को तय किया होगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है कितनी? 200 मीटर है। 200 मीटर को तय करने में उसे कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड का समय लग रहा है। जो कुछ की चाल निकल के आ जाएगी वहाँ से, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, 20 मीटर प्रति सेकंड। जब चाल 20 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ गई और अपनी लंबाई को यानी खंभे को, या फिर आप कह सकते हो अपनी लंबाई को तय करने में उसे 10 सेकंड का समय लग रहा है, तो लंबाई बराबर क्या होता है? लंबाई बराबर यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड और समय लग रहा है 10 सेकंड का, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। ठीक है,
रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? 200 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए, बी और सी अकेले अकेले किसी कार्य को 8, 12, 15 में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु ए 2 दिन कार्य करने के पश्चात काम छोड़ देता है। इसके पश्चात सी सम्मिलित होता है, जो किसी कार्य की समाप्ति तक साथ मिलकर कार्य करता है। कार्य को पूर्ण होने में कितने दिन लगेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, ये कितने दिन में कर रहा है? तो ए कर रहा है आपका 8 दिन में काम पूरा कर रहा है, बी कर रहा है आपका 12 दिन में, और सी कर रहा है आपका 15 दिन में। ठीक है, अकेले अकेले इतना टाइम लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जो समय दे रखा होता है उसके पूरे के बराबर, उनके एलसीएम के बराबर टोटल काम को मान लेते हैं। तो 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 120 होता है। एलसीएम निकालना तो आपको आना ही चाहिए। 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 120। तो हमने मान लिया कि टोटल जो काम है हमारा करने के लिए वो 120 यूनिट है, इसमें से ए 8 दिन में पूरा काम कर देता है। इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 120 बट्टे में 8 यानी कि 15 यूनिट। ऐसे 12 दिन में बी काम कर रहा है पूरा, तो एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा होगा। सी एक दिन में, सॉरी 15 दिन में पूरा काम कर रहा, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? तो 8 यूनिट काम कर रहा होगा। ठीक है, अब बात तो होती है ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु ए 2 दिन काम करने के पश्चात काम छोड़कर चला जाता है। ये कितने दिन के बाद जाता है? 2 दिन के बाद चला जाता है। तो शुरू में तो ए और बी ने मिलकर काम किया था। शुरू में ए कर रहा था 15 यूनिट काम, बी कर रहा था 10 यूनिट काम, यानी ए प्लस बी ने कितना काम किया? 15 प्लस 10, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 प्लस 10 यानी कि 25। लेकिन दोनों ने कितने दिन काम किया? 2 दिन तो काम किया ही है, तो 2 दिन में कितना कर देंगे? 2 दिन में कर देंगे 25 दूनी 50, यानी जब तक ए छोड़ के नहीं गया तब तक कितना काम हो चुका था? तो 50 काम हो चुका था। अब काम कितना बचा है? तो अब काम बचा है 70 यूनिट काम बचा है। ठीक है, इस काम को कौन करेगा? चूंकि ए तो चला गया छोड़ के, अब बचा बी बचा, और सी ने आगे शामिल हो गया, तो बी और सी मिलकर करेंगे। अब बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तो बी और सी मिलकर करते हैं एक दिन में 10 प्लस 8 यानी कि 18 यूनिट काम करते हैं। और काम करना कितना है? 70 यूनिट काम करना है, तो कितना समय लग जाएगा? तो समय लगेगा आपको 70 बट्टे में 18। इसको सॉल्व करिए, 2 से कटेगा आपका 9 बार, 2 से कटेगा आपका 35 बार, यानी कि 35 बट्टे 9, यानी कि 9 3 27, और 8 बटे में 9 दिन का समय लग जाएगा। और 2 दिन का समय इनको लग गया था ए और बी को। ठीक है, 2 दिन का समय लगा था यहाँ पे, ये लगा था, तो कुल मिला के समय कितना लग गया? 2 दिन तो इनको पहले लग गए थे, ए और बी को लग गए थे 2 दिन, और बी और सी को कितने लग गए? 3 से ही 8 बट्टे 9 दिन का समय लग गया था। तो कुल मिला के समय कितना लग गया? 2 3 5 5 सही 8 बट्टे 9 दिन का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न चित्र में देखते संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको यहाँ बताना है यहाँ पे क्या आएगा, लगाइए इसमें लॉजिक कौन सा लगेगा? 11 3 49, 5 19 और 7 13 100, क्या बनेगा? देखिए इसमें लॉजिक, देखिए 11 प्लस 3 कितना होता है? तो आप कहेंगे 14 होता है, और 14 का आधा कितना होता है? 7, 7 का वर्ग कितना होता है? 7 का वर्ग होता है 49, यानी इन दोनों को जोड़िए, उसका आधा कर दीजिए, आधा करने का जो वर्ग निकलेगा वो आपका आंसर निकलेगा। 7 और 13 कितना होता है? 20, 20 का आधा कितना होता है? तो आप कहेंगे 10, 10 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहेंगे 100। ऐसे इसका निकालिए, 5 प्लस 19 कितना होता है? 24, 24 का आधा कितना होता है? 12, 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बने? 144 क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत की जीएसएलवी परियोजना से संबंधित है। जीएसएलवी किससे संबंधित है? जीएसएलवी की फॉर्म क्या होती है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इस संबंध किससे है? तो ये सैटेलाइट के लॉन्च से है, यानी अंतरिक्ष प्रोग्राम से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? ये अंतरिक्ष प्रोग्राम से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक पहले तो ये बताइए किसकी है? तो आप कहेंगे कौटिल्य की है। और अर्थशास्त्र का संबंध किससे? राजनीति से। किससे? राजनीति, मतलब जो शासन का जो सिद्धांत और अभ्यास है उससे संबंधित है। ठीक है, कौटिल्य से क्वेश्चन पूछा जाता है कौटिल्य के और नाम कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे कौटिल्य का नाम एक तो विष्णुगुप्त, एक है आपका चाणक्य। ठीक है, ये किसके नाम है? एक कौटिल्य के नाम है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
देखिए क्वेश्चन है, एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है और दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। तो इसको बना लेते हैं। आपको पता है ये इस तरीके से डायरेक्शन बनता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। मान लीजिए यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है, इधर दौड़ाते हैं 20 मीटर, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, दाईं ओर मुड़ेगा 10 मीटर दौड़ जाएगा। फिर दाईं ओर मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर कितना दौड़ता है 9 मीटर। इसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है, यहाँ दौड़ जाएगा 5 मीटर, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया। फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और कितना दौड़ता है 12 मीटर दौड़ता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है, कितना दौड़ता है 6 मीटर। और वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये दिशा कौन सी होगी, तो ये दिशा उत्तर हो जाएगी। कौन सी होगी, उत्तर होगी। ऑप्शन नंबर 1। नीचे अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी एक प्रकार समान है परंतु एक समूह से अलग है। अलग समूह चुनिए। अलग समूह इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बी और वाई भी अपोजिट होते हैं, सी और एक्स भी होते हैं, लेकिन डी और वाई नहीं होते हैं। तो यही क्या हो जाएगा आपका, अन्य से भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर वही धनराशि कितने वर्ष में 6 गुनी हो जाएगी। देखिए आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, एक साधारण ब्याज वाला एक फॉर्मूला आपने पढ़ाई होगा, कौन सा वाला, कि ऐसा ही यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT अपॉन में 100। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, क्योंकि 5 वर्षों में कोई राशि 3 गुनी हो रही है, इसका मतलब ब्याज आपको 2 रुपये पी से 3p हो रही है, इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है 2p। तो आप इस फॉर्मूले में लगा के भी निकाल सकते हो। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखिए एक आपने फॉर्मूला शायद पढ़ा हो, RT बराबर n-1 इंटू 100। ठीक है, R क्या है, दर है, T क्या है, समय, n मतलब कितने गुना हो रही है। तो देखिए पहली कंडीशन में क्या है, 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी हो रही है। तो R हमें पता नहीं है, समय दे रखा है 5 वर्ष, कितने गुनी हो रही है 3, 3 माइनस के 1 गुणा 100, 3 माइनस के 1 मतलब 2, 2 गुणा 100, 5 से कटेगा 100, 20 बार 20 दूनी 40, यहाँ से आपको R बराबर मिल जाएगा 40%। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की समान दर वो यानी वही है, तो धनराशि कितने वर्ष में 6 गुनी हो जाएगी। यानी आपको क्या पूछा है, समय पूछा है। तो RT बराबर n-1 इंटू 100, यही फॉर्मूला था। इसमें R कितना निकल के आया 40, आपसे समय पूछा है, और n कितना है 6 गुना हो रही है, यानी 6 माइनस के 1 गुणा 100। तो देखिए 6 माइनस के 1 कितना होता है 5, 5 गुणा 100, इधर कितना है 40 गुणा t। तो 0 से 0 खत्म, 10 पंजे 50, तो t बराबर कितना हो जाएगा 50 बटे में, इधर 4 बचा था, 50 बटे 4 का मतलब कितना होता है 12.5 होता है, यानी कि 12.5 साल में कितने गुना हो जाएगा वो 6 गुना हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब जानते हैं आप, पदेन का मतलब क्या होता है, जो उस पद पर होगा। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, यानी उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी होगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष कहलाएगा, ये मतलब होता है पदेन का। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी होगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष कहलाएगा। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है, तो ये देता है आपका राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको देता है, तो राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन मतलब कॉफी बंदरगाह, कॉफी बंदरगाह किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है, ब्राजील में होती है। ब्राजील का एक शहर है सेंटोस, सेंटोस को ही बोला जाता है कॉफी बंदरगाह। ब्राजील में ये सेंटोस कहाँ पर है, ब्राजील में है। ठीक है, ब्राजील में एक वो पाए जाते हैं आपके घास के मैदान, घास के मैदान का नाम क्या है, तो है कंपोस। कंपोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ब्राजील में पाया जाता है। अमेजन नदी भी कहाँ रहती है, ब्राजील में रहती है। ठीक है, और अमेजन वर्षा वन कहाँ पर है, अमेजन जंगल वो भी आपके ब्राजील में ही है। अमेजन वर्षा वन कहाँ पर है, ये ब्राजील में ही है, जिनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि 20 से 30% लगभग ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा कैसे कहते हैं, अमेजन के वर्षा वन को। चलिए नेक्स्ट देखिए,
198 गुणा 198 प्लस 201 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 198 प्लस गुणा 201, यानी ये किसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये 198 का वर्ग हो गया, ये 201 का वर्ग हो गया, प्लस 2 गुणा 198 इंटू 201, तो ये कुल मिला के 198 प्लस 201 का क्या है, ये होल स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो हुआ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 198 प्लस 200 कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 8 9 9 और ये 3, यानी कि 399 का होल स्क्वायर। ठीक है, 399 होल स्क्वायर कितना होगा, 399 होल स्क्वायर खोलना है आपको, तो 399 को आप ले सकते हो 400 माइनस के 1, क्या ले सकते हो इसको, 400 माइनस के 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 400 का वर्ग कितना होता है, 400 का वर्ग होता है आपका 1600, यानी 1600 से कम आपका आंसर आना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि कौन सा दे रखा ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, यही आपका क्या बनेगा राइट आंसर। इसका वर्ग और कैसे कर सकते हो आप, डिजिट सम से भी कर सकते हो। इसका डिजिट सम कितना है, 3 से 3 खत्म, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, ये 3 बचेगा, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9 ही आएगा, यानी कि जिसका डिजिट सम आपका 9 है वही आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा। इसका चेक करते हैं, तो देखिए ये 4 और 5 9, ये 9 खत्म, यहाँ 2 आ रहा है तो ये नहीं होगा, यहाँ चेक करिए ये 9 हो गया, ये तो हटाइए, 5 और 2 7 और 2 9, ये भी आपका कितना है 9 बनना है। ठीक है, ये हो सकता था, लेकिन हमारा यहाँ से हमने पकड़ में ले लिया कि 400 यानी कि 16,000 के 16,000 से थोड़ा बहुत क्या आएगा, ये थोड़ी 1,60,000 से थोड़ा बहुत कम आंसर आना चाहिए। इसको चेक करते हैं, 9 हो गया, ये 5 और 2 7 और 2 9, यानी ये भी आपका क्या बनना है 9 बनना है। तो इन दोनों में आपका कन्फ्यूजन रहा होगा, लेकिन आपका इस वाली ट्रिक से आपने इसका अंदाजा लगा लिया कि आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए अब। 3 व्यक्ति ए बी और सी ने व्यापार को शुरू करने के लिए कम से 3,000 रुपये, 5,000 और 7,000 रुपये निवेश किए। वर्ष के अंत में लाभ हुआ 1,00,000 रुपये का, जिसका 25% दान के लिए जाता है। तो बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है। देखिए 1,00,000 का दान लाभ हुआ था और 25% दान कर दिया, इसका मतलब 25,000 रुपये दान कर दिए, बचा कितना 75,000 रुपये बचे, और 75,000 रुपये जो बटेंगे किस अनुपात में बटेंगे, जिस अनुपात में उन्होंने निवेश किया है। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ए ने कितना निवेश किया है 3,000 रुपये, बी ने कितना किया है तो 5,000 रुपये, सी ने कितना किया है 7,000 रुपये। इनका अनुपात निकालें, कितना अनुपात आएगा, तो इनका अनुपात आ जाएगा 3:5:7, यानी कि जो 1,00,000 रुपये हुआ था 1,00,000 का 25% तो दान कर दिया, 1,00,000 का 25% तो दान कर दिया, तो कितना बचा 75,000 रुपये बचे होंगे, 75,000 रुपये बचे होंगे इस तरह से, 1,00,000 किया ना ये 1,00,000 का 75,000 रुपये बचे होंगे। ठीक है, अब 75,000 रुपये बटेंगे, आपको इस अनुपात में पूछा क्या है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है, बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है, 2 यूनिट अधिक है, लेकिन कुल हिस्सा है कितना 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 यूनिट की वैल्यू आपकी है 75,000 रुपये। ठीक है, पूछा क्या है 2 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 2 यूनिट तो अधिक है बी का हिस्सा, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 75,000 बटे में 15, यानी कि 5,000 रुपये, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,000 इंटू 2, यानी कि 10,000 रुपये, यानी कि जो बी का हिस्सा होगा वो ए से कितना अधिक है, तो आपका 2 यूनिट अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, भवन की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। यानी भवन की ओर इशारा करते हुए मधु क्या कहती है कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, यानी मधु कहती है कि मेरे पिता का इकलौता बेटा कौन होगा, मेरा भाई हो जाएगा, का बेटा यानी कि मेरा भतीजा। तो कैसे भवन की माँ मधु से संबंधित, तो भवन की माँ मधु की कौन लगेगी, भाभी लगेगी, भाई की पत्नी कौन होगी, भाभी होगी, कौन हो जाएगी, भाभी हो जाएगी। देखिए इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप थोड़ा सोचिए। भवन की ओर इशारा करते हुए मधु ने क्या कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, मेरे पिता का इकलौता बेटा कौन होगा मेरा, यानी मान लीजिए मैं मधु हूँ, तो मेरे पिता का इकलौता बेटा मेरा भाई होगा, और भाई का बेटा मेरा भतीजा हुआ, और भाई की पत्नी भुवन की माँ कौन होगी, भाई की पत्नी होगी, तो भाई की पत्नी मेरी कौन लगेगी, भाई की पत्नी मेरी भाभी लगेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। संगीत की हिंदुस्तान शैली का विकास किसने किया था, तो संगीत की हिंदुस्तान शैली का विकास किया था तानसेन, विष्णु शर्मा, अमीर खुसरो या फिर भातखंडे।
तो संगीत की हिंदुस्तान शैली का विकास किया था आपका अमीर खुसरो ने। इनको तोताए हिंद भी कहते हैं, तोताए हिंद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था पटियाली। पटियाली कहाँ पड़ता है आपका? कासगंज जिला। कासगंज जिला कहाँ पड़ता है आपका? यूपी में। ठीक है, कभी कभी इनका जन्म भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? शूटिंग, एथलेटिक्स, स्क्वैश या फिर बॉक्सिंग? तो दीपिका पल्लिकल का संबंध किससे है? स्क्वैश से है। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक नाम और ध्यान रखिएगा, स्क्वैश से संबंधित है, वो भी सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल का संबंध भी किससे है? वो भी स्क्वैश से संबंधित है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, दी गई आकृति में कितनी सतहें? सतह बतानी है आपको। देखिए, एक तो ये हो गई, 2, 3, एक इधर हो गई 4, एक इधर हो गई 5, एक ऊपर वाली, एक इसके नीचे वाली 6, 7। कितनी हो जाएंगी? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक के सामने वाली 7। कितनी सतह हो जाएंगी? तो 7 सतह हो जाएंगी। नेक्स्ट है, यदि बीते कल से पहले यानी परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा? ये बताइए जरा, परसों बुधवार था तो आज कौन सा दिन होगा? परसों बुधवार था तो आज होगा आपका शुक्रवार। आज कौन सा दिन होगा? आज होगा आपका शुक्रवार। शुक्रवार होगा। पूछा क्या है? रविवार पूछा है, तो रविवार कब आएगा? परसों को आएगा। परसों को क्या बोलते हैं? कल का अगला दिन, आने वाले कल के बाद अगले दिन को क्या होगा? रविवार होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, 12 संख्या का औसत 15 है, यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्या का औसत क्या होगा? देखिए, यदि मान लीजिए 13वीं संख्या है वो 15 ही होती, यानी कि जो औसत है हमारा उतना ही होता, तो हमारा पूरी संख्या को यानी 13 संख्या का औसत जो रहता है वो 15 ही रहता। लेकिन जो संख्या शामिल की गई है वो 15 से अधिक शामिल की गई है। इसका मतलब औसत जो होगा हमारा वो 15 से तो अधिक ही होगा। कितना अधिक होगा? तो देखिए 41 शामिल की गई है, इसमें से 15 घटाइए, जो औसत है कितना बचा? 26। यानी जो 15 है वो तो, यानी 41 में जो 15 है वो तो आपका औसत को मेंटेन करने में चला गया। अब कितना बढ़ेगा? तो जो आपका एक्स्ट्रा लेके आया 26 वो सब में बढ़ेगा। कितने में बढ़ेगा? अब संख्याएं होगी 13, तो हर एक के हिस्से में कितना कितना और पड़ जाएगा? तो 2-2 एक्स्ट्रा और पड़ जाएगा। हर एक के हिस्से का मतलब क्या होता है? औसत ही होता है। तो जो औसत आपका पहले से था उस औसत में अब कितना और जुड़ जाएगा? तो उसमें 2-2 और जुड़ जाएगा। तो नया औसत कितना हो जाएगा? तो नया औसत हो जाएगा 15 + 2 यानी कि 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? चित्रांगदा, गीतांजलि, चंडालिका या फिर सूरसागर? तो आपको पता है सूरसागर किसने लिखी है? सूरदास ने लिखी है। ठीक है, तो यही आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। गीतांजलि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की है और ये इसमें 1913 में इसी पुस्तक के लिए क्या मिला था इनको? नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर? चलिए, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? साहित्य, सामाजिक सद्भाव, विज्ञान या फिर पत्रकारिता? तो भटनागर पुरस्कार संबंध है आपका विज्ञान से। किससे है? विज्ञान से। एक पुरस्कार और नोट कर लीजिए, वो भी विज्ञान से संबंधित है, उसका नाम है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार का संबंध भी किससे है? वो भी आपका विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों नाम आपके भटनागर और कलिंग आपके छुपे हुए नाम है, मतलब आप बहुत कम लोगों को पता रहता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कलिंग और भटनागर संबंध किससे है? इनका विज्ञान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति 280 कुर्सियों को बेचकर 35 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? लाभ बताइए। देखिए लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ कितने को हो रहा है? 35 का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है? तो आप कहेंगे 280 कुर्सियां तो उसने बेची थी लेकिन 35 का लाभ हो गया, उसका मतलब उसकी जेब से कितना गया होगा? तो आप कहेंगे 35 तो हमारी वापस आ गई लौट के, तो कुल मिला के 245 उसकी जेब से गया होगा। तो 245 पे उसका लाभ और हानि गणना होगी, यानी कि 35 का लाभ हो रहा है कितने पे? तो 280 माइनस के 35 परसेंटेज चाहिए, 100 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 35 बटे में 245 गुणा 100। ठीक है, 5 से काटिए, 5 से 7 कटेगा, 5 से कटेगा आपका 5 चौक 20, 5 42, 49 7 से कटेगा आपका 7 और 1/7 कितना होता है? 14 सही 28% के आसपास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वही आपका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति 8 महीने में अपनी आय का 14% बचाता है, यदि वह उतनी ही राशि 4 महीने बचाना चाहता है तो उसे अपनी मासिक बचत में कितने % की
वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी पहले वो हर महीने कितना बचा रहा था, 8% बचा रहा था, 8 महीने में 64% बचाता है, तो हर महीने कितना बचा रहा था, 8% बचा रहा था। अब वो 4 महीने में 64% बचाना चाह रहा था, उसको हर महीने कितना बचाना पड़ेगा, तो 16% बचाना पड़ेगा, तभी 4 महीने में 64% बच पाएगा। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 8 से 16 हो रहा है, इसका मतलब 8% की वृद्धि हो रही है। कितने पे, तो 8% पे। इसका मतलब कितना गुना हो गया, कितना परसेंट हो गया, तो आप कहेंगे हो जाएगा आपका 100%। यानी उसे कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 100% की वृद्धि उसे करनी पड़ेगी। देखिए 8 महीने में 64% बचा रहा था पहले, तो हर महीने कितना बढ़ा, 64/8 यानी 8% बढ़ा। अब वो कह रहा है 4 महीने में हमें 64% बचाना है, अब तो हर महीने उसे कितना बचाना पड़ेगा, 16% बचाना पड़ेगा। तो कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 8% पहले था, अब 16% है। कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे 8% की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे 8 पे 8% कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे 100% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर 3। देखिए 6 लड़कियां एक व्रत में उसके केंद्र बिंदु की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं। तो देखिए इस तरीके से बनाते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उनके नाम पी क्यू आर एस टी और वी हैं। इनमें से लड़की टी क्यू और एस के बीच में नहीं बैठी है। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे टी बैठी है, जो कि क्यू और एस के बीच में नहीं बैठी है। इसका मतलब यहाँ पे क्यू नहीं हो सकता और ना ही यहाँ पे एस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी ना ही क्यू हो सकता है, ना ही आपका एस हो सकता है, ठीक है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। और वह कहीं और बैठी है, ठीक है। लड़की पी लड़की वी के बाईं ओर बैठी है। लड़की जो पी है वो बी के बाईं ओर बैठी है। लड़की पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। तो बताइए लड़की पी और आर की किस ओर है। लड़की पी आर के किस ओर है, ये बताना है आपको। तो पहले बनाते हैं इसको। देखिए इनमें से लड़की टी क्यू और एस के बीच में नहीं बैठी है, वह कहीं और बैठी है, ठीक है। लड़की पी लड़की वी के बाईं ओर बैठी है। तो लड़की पी है वो बी के बाईं ओर बैठी है। तो देखिए बी कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। इसके बाईं ओर कौन सा जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देखिए आगे, क्योंकि यहाँ पे तो हो नहीं सकता, यहाँ पे भी हो सकता है। खैर लड़की आर लड़की पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। जो लड़की आर है वो पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। 1 2 3 4 आर कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, तो बताइए पी आर के किस ओर है, पी आर के किस ओर है। देखिए ये इसके दाईं ओर है, तो इसके कौन सी हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। ये पी है वो आर के कौन सी ओर हो जाएगा, इसके बाईं ओर हो जाएगा। क्लियर। जब ये इसके दाईं ओर बैठा है, कहीं भी बैठा होगा, तो इसके बाईं ओर ही तो बैठेगा, या फिर ये पी। ऑप्शन नंबर 2। ये सब बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप पहले देख लेते तो ये आपको यहाँ बोला कि जो लड़की पी है, जो लड़की आर है वो पी के दाईं ओर चौथे स्थान पे, कहाँ है, दाईं ओर है। कहाँ बैठी है, दाईं ओर बैठी है। तो जो फिर पी होगी वो आर के किस ओर बैठेगी, बाईं ओर बैठेगी। एक ही ऑप्शन है बाईं ओर वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। साबरमती आश्रम, सेवाग्राम, विश्व भारती, फिनिक्स आश्रम। देखिए विश्व भारती की स्थापना किसने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मान सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर भी आप इसको मान सकते हैं। तो विश्व भारती की स्थापना किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ना कि गांधी जी ने। गांधी जी ने तीनों आश्रम की स्थापना की थी, साबरमती, सेवाग्राम और फिनिक्स। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी, तो ये दक्षिण अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित तुगलक के राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के जलाए थे। देखिए ये ऐसी गलती करने वाला कौन सा शासक था, वो एक ही था, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान भी था, ठीक है। इसके मरने के टाइम पे एक वाक्य बोला गया था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, ठीक है। किस शासक के टाइम पे बोला गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही बोला गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। फॉरेन को किसी कोड भाषा में इस तरह से लिखा जाता है, तो शैप को किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए ऐप का उल्टा होता है यू, ओ का उल्टा होता है आर,
सॉरी एल। अंग्रेजी वर्णमाला में जो विपरीत अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? एफ का विपरीत होता है यू, ओ का एल। इसी तरीके से आपको आगे भी दे रखा है। हम सैप का कैसे निकालेंगे? एस का उल्टा उल्टा होता है एच, ए का होता है जेड, पी का होता है के। एच जेड के, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए जो पैटर्न को पूरा करे। देखिए ऐसा पैटर्न किसमें दिखाई दे रहा है? देखिए ये दोनों क्या है आपके सेम है, तो ये भी आपका सेम बनना चाहिए इधर को। तो कैसे बनेगा आपका? देखिए यानी ये जो बोला है वो आपका यहाँ पे आना चाहिए तभी कंप्लीट होगा। चूंकि आपका सिर्फ एक इसमें है और एक आपका इसमें है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब चेक करिए ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो ये वाली आकृति आपको इस तरह से दिखाई दे रही है, जबकि ये वाली आपकी इस तरीके से दिखाई दे रही है, तो ये तो नहीं होगा। चाहिए कौन सा हमें? ये वाला चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 वाला। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो धन पूर्णांकों का योग बावन है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 168 है, तब संख्याएं कौन सी होंगी? देखिए लासापा 168 है, इसका मतलब क्या है? जो लासापा का मतलब होता है कि वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो देखिए ऑप्शन से चेक कर लीजिए, जो संख्या से आप 168 कट जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या 20 से 168 कट सकता है? तो नहीं कर सकता, क्योंकि कटने के लिए अंत में 0 होना चाहिए। क्या 35 से 168 कट सकता है? तो नहीं कटेगा, क्योंकि अंत में 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो ये भी नहीं कटेगा। क्या 36 से कटता है 168? तो 36 से 168 आपका नहीं कटता है, ठीक है, क्योंकि 144 आता है फिर 180 आता है सीधे, तो ये नहीं कटेगा आपका। बच्चा एक ही ऑप्शन जो कि आपका क्या है? राइट आंसर है। क्लियर? इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल क्या होता है? खनिज समृद्ध जल होता है, ओजोनीकृत जल होता है, भारतीय धातु के खनिजों से युक्त जल होता है, या फिर हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। तो जो भारी जल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O होता है। और ये किससे बनता है? ये हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका D2O के बारे में। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस विधि से उत्पन्न होती है? यानी कि नाभिक के संलयन से या फिर नाभिक के विखंडन से। तो इसमें जो आंसर आता है वो आपका कौन सा आता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में जो ऊर्जा बनती है वो बनता है आपका नाभिकीय विखंडन से। नाभिकीय विखंडन, ठीक है। और जो हाइड्रोजन बम होते हैं, हाइड्रोजन बम, ठीक है, देखिए नाभिकीय विखंडन आपका परमाणु बम में भी होता है, परमाणु बम। लेकिन जो हाइड्रोजन बम होते हैं उनमें कौन सा होता है? उनमें होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। और आपका जो सूर्य से ऊर्जा कैसे मिलती है? सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो भी आपका कौन किस विधि से मिलती है? नाभिकीय संलयन विधि से ही बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? न्यूनतम प्रदूषण किससे होता है? हाइड्रोजन से होता है। आपको पता है हाइड्रोजन क्या एक प्रकार का स्वच्छ ईंधन है। सबसे कम प्रदूषण किससे होगा? सबसे कम प्रदूषण आपका हाइड्रोजन से ही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, फिर संख्या 71 और 72 नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2011 से 15 तक दो कंपनियों में BAPT और ABC द्वारा बेचे गए मोबाइल कवरों की संख्या हजारों में दर्शाया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कंपनियों में BAPT तथा ABC द्वारा बेचे गए मोबाइल कवरों की संख्या का अंतर निम्नलिखित में से किन वर्षों में समान था? किन वर्षों में समान था? तो देखिए चेक करते हैं। आपको दे रखा 12 और 13, 12 में अंतर कितना था? तो आप कहेंगे यहाँ पर 10 था। 70 और 60 का अंतर यहाँ पे कितना था? आप कहेंगे 2 था। क्या 12 और 13 में समान था? तो आप कहेंगे नहीं समान है। 11 और 12 में चेक करिए, 11 में कितना था? 50 और 40 का अंतर 10 था, और 12 में भी 10 था, तो अंतर दोनों में क्या हो गया? समान हो गया। यानी जो आपका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 2011 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है cos 1, cos 2, cos 3 + cos 90 का मान क्या होगा? देखिए आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, और 0 गुणा किसी में भी करेंगे आपका कुल मिला कितना आंसर आएगा? 0 ही आएगा। आपको cos 1 की वैल्यू नहीं पता होगी, लेकिन cos 90 की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, और ये सब किस में दे रखे हैं? गुणा में दे रखे हैं। तो जब 0 गुणा किसी में भी करोगे आप तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो इस पूरे का आंसर कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 31 + 72 = 26 है। कितना है? 26। 52 + 45 32 है, तो 47 + 83 का मान क्या होगा?
देखिए क्या किया गया इसमें, 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, 7 और 2 कितना होता है, 9, 9 और 4 कितना होता है, आप कहेंगे 13, 13 का डबल करना है, आप कितना मिलेगा, 26। ऐसे इसको देखिए, 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है, दोनों को जोड़िए कितना होता है, 16, 16 का डबल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। इस तरीके से इसका आंसर निकालिए। 7 और 4 कितना होता है, 11, 8 और 3 कितना होता है, 11, 11 11 कितना हो गया, 22, और 22 का डबल कर देंगे कितना आंसर मिलेगा हमको, 44। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है। तो इंसुलिन की बात करें पहले तो, कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये होता है बीटा सेल से, बीटा कोशिका से। किसकी बीटा कोशिका से, तो अग्न्याशय की बीटा कोशिका से, अग्न्याशय की बीटा कोशिका से। अग्न्याशय को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, यानी कि अपने शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो वो अग्न्याशय ही है। ठीक है, हम लौट के आते हैं इंसुलिन पर। तो इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, जो क्या करता है, जो शरीर में घुली हुई, शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा घुली होती है उसको कम करता है, यानी कि डायबिटीज से बचाता है शरीर को। अब आपसे पूछा था कौन सी धातु इसमें होती है, तो इसमें होती है आपकी जस्ता धातु। ठीक है, कौन सी धातु होती है, इसमें जिंक होती है। ऑप्शन नंबर 3। आपसे पूछा जाएगा इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी बेरियम एवं बेस्ट ने, बेरियम और बेस्ट ने इसकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान में क्या आता है, क्लोरेला का प्रयोग, क्लोरेला का। ठीक है, पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, क्लोरेला। चलिए नेक्स्ट देखिए, कथन और तर्क, क्या सभी भारतीय नागरिकों के लिए 1 वर्ष का सेना प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। तर्क क्या है, नहीं, प्रशिक्षण की लागत निषेधात्मक होगी और 1 वर्ष का श्रम हो जाएगा। देखिए भारत की जनसंख्या इतनी है कि सबके लिए ये लागू करना मुश्किल, मतलब एक तरह से नामुमकिन ही है। ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं। हाँ, सैन्य प्रशिक्षण नागरिकों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। देखिए थोड़ा उल्टा हो गया, बात तो इस नहीं, प्रशिक्षण की लागत निषेधात्मक होगी, यानी ये बात क्या है, एक सही है। ठीक है, मैंने इसको उल्टा समझ लिया था कि मतलब उसको लागू करना अनिवार्य नहीं है, तो ये नहीं के रूप में दिया गया इसका आंसर, तो ये तो सही है। इसको देखिए, हाँ, सैन्य प्रशिक्षण नागरिकों को बेहतर बनाने में मदद करे। देखिए ये बात ठीक है कि नागरिकों को बेहतर बनाने में मदद करेगा, लेकिन क्या भारत जैसे देश में ये संभव है, तो ये संभव नहीं है। यहाँ पर मैंने इसको हाँ समझ लिया था, तो ये थोड़ा इसमें गलत हो गया। किस क्षेत्र पर आपका कौन सा तर्क सही हो रहा है, तो केवल तर्क आपका एक सही हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक दर्पण को एम रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगा। यानी इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको, जब दर्पण इस तरीके से रखा जाता है। तो देखिए, जब आपको इस तरीके से यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, तो ये जो आपका डॉट है वो आपका इस दिशा में होगा, यहाँ पे पहले होगा, फिर इस तरीके से बाहर बना होगा ये, देखिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ ये वाली सर्कल जो इस तरीके से बनेगा, यानी जो आपका ये सर्कल है ब्लैक वाला, ये आपका नजदीक होगा दर्पण के, जो कि आपका किस में है, देखिए ये तो दूर हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी दूर है, ये भी नहीं होगा, ये भी दूर है, ये भी नहीं होगा, एक ही है जो आपका इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी लंबवतीय शंकु के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 40 पाई है, तो इसके आधार की त्रिज्या 5 इकाई हो, तो इसकी ऊंचाई बताइए। तो आपको पता है कि लंबवतीय शंकु होता है, उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम होता है का ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, आधार की त्रिज्या दे रखी है 5 और क्षेत्रफल दे रखा है आपको 40। इसकी ऊंचाई पूछिए, देखिए ऊंचाई निकाल दें इसको। देखिए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, जो दे रखा है आपको 40 पाई के बराबर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, आर कितना दे रखा है 5, तो यहाँ 5 तक लीजिए, 5 गुणा एल, एल क्या है आपकी तिरक ऊंचाई होती है। ठीक है, तो 5 से कटेगा आपका 8 बार, तो एल बराबर कितना आ गया 8, यानी उसकी तिरक ऊंचाई कितनी मिल गई आपको 8 मिल गई। लेकिन आपसे पूछा क्या ऊंचाई पूछिए, तो देखिए शंकु इस तरीके से बनता है, जब शंकु बनता है तो इसमें ये वाली दूरी क्या कहलाती है, आपकी ऊंचाई कहलाती है, और ये वाली दूरी क्या कहलाती है, तिरक ऊंचाई कहलाती है। तिरक लंबाई कह लीजिए या फिर तिरक ऊंचाई कह लीजिए। तो एल की वैल्यू मिल गई आपको 8, उसकी त्रिज्या कितनी है 5 है, एच पूछा है, तो आपको पता है कि ये जो कोण बनता है ये आपका समकोण बनता है,
एक आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा इस तरीके से, जिसमें कर्ण आपका 8 हो गया, लंब आपसे पूछा है और आपका आधा दे रखा है 5। इस तरीके से समझिए आप यहाँ पे कि ये आपका 8 दे रखा है, ये आपका h है, ये आपका 5 है, यानी h आपको निकालना है। तो h कैसे निकालेंगे? h बराबर कर्ण का वर्ग माइनस के लंब का वर्ग, सॉरी आधार का वर्ग। कितना हो जाएगा? 8×64 माइनस के 25, कितना हो जाएगा? ये आपका अंडर में 39, यानी जो h है वो कितना निकल के आएगा? 39 अंडर में, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि ये लाल रंग प्रकाश में मतलब लाल रंग यूज क्यों करते हैं, तो इसका डिटेल तो मैंने आपको बता रखा है प्रैक्टिस सेटों में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखे हैं? खून का रंग लाल होता है इसलिए नहीं, प्राणी लाल रंग पहचान सकते हैं ये भी नहीं है, लाल प्रकाश सबसे कम परिक्षेपित होता है, ये वाली बात आपकी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका सही है। सबसे कम परिक्षेपित का मतलब क्या है? सबसे कम फैलता है, यानी आपको सीधे दिखाई देता है, मतलब उसका प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। और दूसरी बात, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य वो सबसे सर्वाधिक होती है, ठीक है, इसलिए इस लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक का मतलब आपका कुल मिला के यही है कि वो सबसे उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कांच का नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कांच का नीला रंग किसकी वजह से होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से, कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से। देखिए कोबाल्ट से ध्यान आया कि किस विटामिन में, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ठीक है, वो कौन सा विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखिए, यदि 2.3x प्लस 3.1y बराबर 1.5 है तो 3.1x प्लस 2.6 बराबर 3.6 है, तो मोड ऑफ एक्स वाई का मान बताइए। देखिए एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं इसको, देखिए 2.3x है, ये 3.1 है, ये बराबर 1.5 के, इसे हम इसमें 10 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 23x प्लस के 31y बराबर 15, ठीक है। ऐसे ही जब इस वाले में 10 से गुणा करते हैं कितना आ जाएगा आपका 31x प्लस के 26y बराबर 36, यानी अभी समीकरण बन गया आपका 1 और 2। यहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? तो आप इसको ऐसे लिखिए, यानी पहले समीकरण लिखिए आप 23, इसको लिखिए 31, इसको लिखिए आप 15, ठीक है। दूसरे वाले को लिखिए 31, 26 और 36, ठीक है। अब आपकी ये वाली वैल्यू निकल, इस ऊपर वाली को भूल जाइए, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आप एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि इन दोनों का गुणनफल का डिफरेंस, इन दोनों के गुणनफल का डिफरेंस बराबर होगा इन दोनों गुणनफल के डिफरेंस के, ठीक है। ये तो एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका हो गया। और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए। तो देखिए 23 × 26 कितना होता है, और 31 × 31 कितना होता है? 31 का वर्ग आपको पता है 961 होता है, माइनस 23 × 26 कितना होता है? तो देखिए 26 कितना होता है? 78, हासिल के 7, 26 दूनी 52, 52 और 7 कितना होता है? 59, ठीक है। यानी इन दोनों के गुणनफल का डिफरेंस ये हो गया, ये बराबर किसके होगा? तो ये बराबर होगा इन दोनों के गुणनफल के डिफरेंस के बराबर। तो देखिए 36 × 31 कितना होता है? तो 36 एकम 36 के 6 हासिल के 3, और 36 थी 108 और 3 111, तो कितना हो जाएगा? 11 तो 16, तो आपका ये हो गया माइनस 26 × 15, 26 पंजे कितना होता है? 130 होता है, हासिल के 13, 26 एकम 26 और 13 39, ठीक है। यानी ये दोनों का डिफरेंस बराबर इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। ये वैल्यू किसकी होगी? एक्स की होगी। तो देखिए 961 में से 500 कितना घटाना है? 98 घटाना है, तो कितना बचेगा? तो 11 में से 8 गए 3 बचा, और 15 में से 9 गए 6 बचेगा, और 8 में से 5 गए तो 3 बचेगा। ये बराबर होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो 6 में से 0 गया 6 बचेगा, और 11 में से 9 गया 2 बचेगा, और 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा। 363 बराबर 726, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी? 726 बट्टे में 363, यानी कि 2। ये किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर, यानी एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 2 यूनिट, ठीक है। ये तो एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, मतलब एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपको बाई की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि आपको दोनों गुणनफल चाहिए। तो बाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों के गुणनफल का डिफरेंस, यानी कि 363
बराबर किसके होगा, इन दोनों के गुणनफल के डिफरेंस के बराबर। समझे? बाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका गुणा इससे करना पड़ेगा, इसका गुणा इससे करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, तो इन दोनों गुणनफल का डिफरेंस तो आपका यही रहेगा 363। अब आपको बाई की वैल्यू कैसे निकालनी है वो देखिए। तो बाई की वैल्यू बराबर हो जाएगा इन दोनों के गुणनफल का डिफरेंस, यानी कि 363 निकल के आएगा, जो बराबर होगा किसके, इसका गुणा इसमें करेंगे, 36 का गुणा 23 में करेंगे तो कितना आएगा, 36 × 108 का 8 हासिल के 10, 36 दूनी 72, 10 82 माइनस 31 गुणा 15, तो 15 एकम 15 के 5 हासिल का 1 और 15 से 45 और 1 46। ठीक है, यानी 363 बराबर कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस करिए, 8 में से 5 गया 3 बचा, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, और 8 में से 7 में से 4 गया 3 बचेगा, यानी 363 यूनिट बराबर 363, तो 1 बराबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 किसके बराबर होगा यहाँ पे, बाई के बराबर, तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बाई की वैल्यू आपको 1 मिल गई, एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिली थी, 2 मिली थी, दोनों गुणनफल कितना हो जाएगा, एक्स बाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बाई बराबर हो जाएगा 2 गुणा 1 यानी कि 2, तो मोड ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ 2 बराबर के 2। ठीक है, तो एक्स बाई बराबर की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2 मिल गई। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। एक ऑफिसर 1810 रुपए खर्च करके 240 प्रति पीस की दर से कमीजें और 60 रुपए प्रति जोड़े की दर से मोजे खरीदता है। यदि अधिकतम संख्या में कमीजें खरीदी गई हों तो कमीज और मोजे का क्या अनुपात होगा। देखिए, इस तरह के सवाल को आप ऑप्शन से करिए। पहला ऑप्शन उठाकर देखिए कि जो कमीज का खर्चा वो कितना है, 240 रुपए, तो 7 कमीजें हैं, तो 24 सत्ते 168 यानी कि 1680 ये हो गया, और 2 क्या है, मोजे हैं, 64 65 दूनी 130 ये हो गया आपका, तो 0 1 6 और 1 7 और 1 8 1 1 1810 रुपये, खर्चा भी कितना हो रहा है, 1810 ही हो रहा है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन क्या है आपका सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी उत्तर आकृति समस्या आकृति के टुकड़ों से मिलकर नहीं बनाई जा सकती। देखिए, ये टुकड़े हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो ऑप्शन है वो आपके दूसरे पेज पे है। ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये ऑप्शन है आपके, तो देखिए ये तो ऑप्शन नहीं, ये तो आंसर नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, और देखिए ये देखिए, तो इस तरीका का भी आपको नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कि आपको ये जो आपको बीच में बना हुआ स्क्वायर, ये भी आपको इसमें नहीं था। एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका सही भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषण नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर हाइड्रोकार्बन। देखिए, बात हो रही है आमतौर पर, मतलब जनरली कौन सा नहीं है, तो हाइड्रोकार्बन जनरली इसमें नहीं शामिल होता। वैसे हाइड्रोकार्बन भी प्रदूषण करता है लेकिन आमतौर पर ही नहीं करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देखिए नाइट्रस ऑक्साइड दे रखा है आपको, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को ही बोलते हैं लाफिंग गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर 2। असम का कौन सा है, बिहू है, सत्रिया है, ठीक है, बगरुम्बा है, ये सब कहाँ के, असम के। उड़ीसा का तो ओडिसी हो जाएगा, मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एबीसी किसी व्यवसाय में 20 लाख रुपए 7 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में लगाते हैं, कुल लाभ 18% होता है, ए को 30%, बी को 20% कर चुकाना है, ए का शुद्ध लाभ बी के शुद्ध लाभ से कितने परसेंट है, कितने परसेंट अधिक है। ए का जो शुद्ध लाभ है और बी के शुद्ध लाभ से कितने परसेंट अधिक है। देखिए, 20 लाख रुपए उन्होंने लगाए थे, किस अनुपात में लगाए थे, इस अनुपात में लगाए थे, तो जब 20 लाख रुपए इस अनुपात में लगाए थे, इसी अनुपात में बटेंगे, जो भी लाभ होगा वो इसी अनुपात में बटेगा। अब कुल लाभ का, ठीक है, कितना परसेंट, 18%। कुल लाभ कितना होता है, 18% होता है, यानी 20 लाख का 18% कितना हो जाएगा, 3,60,000 रुपये। लाभ कितना हुआ, 3,60,000 रुपये लाभ हुआ। उस लाभ में से ए को कितना मिला, ए को मिलेगा 7 यूनिट हिस्सा मिलेगा। उस हिस्से में से भी 30% उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसका मतलब उसका 70% बचा होगा। ऐसे निकालेंगे बी का, बी को मिलेगा 2 हिस्सा, 2 हिस्से में से बी को 20% टैक्स देना पड़ेगा, उसका मतलब उसका 80% उसके पास बचेगा। अब दोनों की फिर तुलना कर लेंगे। कुल मिला के लेंथी सवाल है, आप
थोड़ा ध्यान धैर्य से देखना है इसको कैसे करते हैं। देखिए कुल आपने कितनी राशि लगाई थी, 20 लाख रुपए लगाई थी। 20 लाख का कितने परसेंट लाभ हुआ है, तो 18% लाभ हुआ। तो 20 लाख का मतलब 20 पे 5 जीरो और आ जाएंगे, 2 4 5, इसका 18% लाभ हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 20,000 इंटू 18 यानी कि 3,60,000 रुपए। ठीक, इतना लाभ हुआ। इस लाभ को किस अनुपात में बढ़ेगा, 7, 2 और 1 के अनुपात में। तो 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 3,60,000 रुपए है। एक की वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,60,000 बटे में 10 गुणा 7, जीरो से जीरो खत्म। और 7 का गुणा किसमें होगा, 36,000 में। तो 3 जीरो तो पहले आ ही जाएंगे, उसके बाद में 7 6 42, हासिल के 4, 7 21 और 4 25, 2,52,000 रुपये मिलते हैं ए को। यानी ए का हिस्सा कितना हो गया, ए का लाभ में हिस्सा हो गया 2,52,000 रुपये। बी का निकाल लेते हैं ऐसे ही। बी को कितना मिल रहा है, 2 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, बटे में 2 गुणा 7, सॉरी बटे में 10 गुणा 2। ठीक है, 10 से जीरो खत्म, 36,000 इंटू 2 कितना जाएगा, 72,000। इन बी का हिस्सा कितना हो गया, 72,000 रुपये। अब बोल रहा है कि वो ए को 30% टैक्स चुकाना है, बी को 20% चुकाना है। तो ए का शुद्ध लाभ कितना होगा, तो ए का शुद्ध लाभ यानी ए का 30% तो कटौती हो जाएगी, बची कितनी, ए का 70%, यानी कि 2,52,000 का 70% उसके पास बच जाएगा, क्योंकि 30% तो टैक्स में चला जाएगा। तो बचेगा कितना, तो जीरो से जीरो खत्म। कितना बचेगा, तो 2 जीरो तो आपके हैं ही है, और 2 सत्ते 14, 7 पंजे 35 और 1 36, और 7 दूनी 14 3 17, यानी 1,76,400 इतने रुपए बचेंगे ए के पास। बी के पास कितना बचेगा, बी का शुद्ध लाभ हो जाएगा 72,000 का, कितना परसेंट कटौती हो रही है उसकी, 20% कटौती हो रही है। इसका मतलब उसका 80% बचेगा उसके पास। तो जीरो से जीरो खत्म। तो 2 जीरो तो आपके हैं ही है, और 8 दूनी 16, और 8 56 और 1 57, यानी कि 57,600 रुपये बी के पास बच जाएंगे। पूछा क्या है, ए का जो शुद्ध लाभ है बी के लाभ से कितने परसेंट अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है, पहले तो ये देखिए ए का लाभ कितना अधिक है बी से। तो जीरो से जीरो जीरो, 14 में से 6 गए तो 8, और 15 में से 7 गए तो 8, आपका यहाँ बचेगा 16, 16 में से 5 गए तो 11, यानी 1,18,800 रुपये अधिक है। पूछा किसका है, बी से पूछा है, बी से कितना परसेंट है, बी के शुद्ध लाभ से कितने परसेंट है। देखिए कितना अधिक है आपका ये, 1,18,800। पूछा कितना है बी के शुद्ध लाभ से, यानी कि 5,57,600, कितने परसेंट है, गुणा कर लीजिए 100 का, जीरो से जीरो खत्म। 5 से कितना कटेगा, 5 दूनी 10, 11 है तो 5 दूनी 10, यानी लगभग लगभग 200% से आपका एक्स्ट्रा ही आएगा। ऑप्शन चेक करिए, 200 से अधिक कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, जो कि आपका यही राइट आंसर बन जाएगा। पूरा काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी पॉइंट में आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कथन है और निष्कर्ष है, कोचिंग क्लासेस के लिए इच्छुक छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है। इसके पीछे क्या निष्कर्ष निकल सकता है इससे, कोचिंग क्लासेस अच्छे अंक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। देखिए एकमात्र तरीका है तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, जहाँ पे एकमात्र आ जाए या पे केवल आ जाए तो वो आपका आंसर नहीं होता है। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें, ये बात बिल्कुल सही है आपका। तो कौन सा निष्कर्ष सही है आपका, निष्कर्ष आपका 2 सही है। नेक्स्ट है, यदि 27 की पावर 2x माइनस के 1 बराबर 243 की पावर 3 है, तो x का मान क्या आएगा। तो आपको पता है 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3, उसकी पावर कितनी है, 2x माइनस के 1, पावर कितना है 243, और 243 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 5, इसकी पावर कितनी है, तो 3 है। तो आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर की जो घातें होती हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो 3 का गुणा किस में हो जाएगा, 2x माइनस के 1 में, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर
3 का गुणा हो जाएगा 2x माइनस के 1 में, तो 6x माइनस के 3, और ये बराबर हो जाएगा 5 या 15 के, 3 की पावर 15। जब आधार समान होते हैं तो घातें भी समान होती है, तो तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस के 3 बराबर 15, 3 इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो 6x बराबर 15 प्लस 3 यानी कि 18, x बराबर 18 बट्टे में 6 यानी कि 3। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, x की वैल्यू मिल गई आपको 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, TRIPS का पूर्ण रूप क्या है। TRIPS का पूर्ण रूप क्या है, तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड इनहेरिटेज प्रॉपर्टी राइट्स, या फिर ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या फिर ट्रेड रिलेटेड इंटरेस्ट प्रॉपर्टी राइट। तो ट्रिप्स का पूर्ण रूप क्या होता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 11 जून 2024 को घोषित 11 जून 2024 को घोषित CCI, भारत CCI की फॉर्म क्या है, प्रतिस्पर्धा आयोग, भारत मतलब भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया। CCI के सचिव के रूप में अनुपमा आनंद की जगह कौन लेंगे, तो कौन बने आगे, IP बिंद्रा बने, कौन बने हाल ही में, IP बिंद्रा बने, ठीक है, यानी इंद्रपाल बिंद्रा। तो CCI के भी हेड कौन बने, तो बने आपके IP बिंद्रा। CCI का मतलब क्या है, तो प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी हुई। सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट देखिए, शुभम की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। शुभम की जो वर्तमान आयु है उसके पिता की आयु की 1/4 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा। 3 वर्ष पहले शुभम की आयु क्या थी। देखिए 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 होगा, 4 वर्ष के बाद में होगा, यानी कि पिता की उम्र में भी 4 वर्ष जुड़ेगी वर्तमान से, और पुत्र की आयु में भी 4 वर्ष जुड़ेगी, यानी कि आज के टाइम पे जो दोनों की आयु का योग होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 68 तो 4 वर्ष के बाद होगा, उसमें से कितना घटा दीजिए, 4 साल पुत्र के घटा दीजिए और 4 साल पिता के घटा दीजिए, यानी कितना हो गया 60, यानी कि वर्तमान में जो दोनों की आयु का योग है वो कितना है, तो आप कहेंगे 60 साल है, ठीक है। लेकिन शुभम की जो वर्तमान आयु है उसके पिता की आयु की 1/4 है, यानी यदि हम ये कहें कि यदि पिता यानी कि फादर और सन, यानी यदि पिता की आयु यदि 4 है तो पुत्र की आयु कितनी होगी, 1 होगी, यानी कि 4 गुनी है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी है, या फिर पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 है, बात एक ही है। तो दोनों की आयु का अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 वर्तमान में, ठीक है, बात हो रही है वर्तमान की, लेकिन एक्चुअल में योग कितना है, तो 60 है। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 60 की, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 60/5 यानी कि 12 वर्ष के बराबर हो जाएगी। और 1 यूनिट किसकी वैल्यू थी, 1 यूनिट उसके पुत्र की वैल्यू थी, यानी कि शुभम की वैल्यू थी। तो वर्तमान में शुभम की आयु कितनी है, तो वर्तमान में शुभम की आयु 12 वर्ष है। पूछा क्या है, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले वो कितने साल का होगा, 3 वर्ष घटा दीजिए, कितने साल का होगा, तो 9 वर्ष का होगा, ठीक है। क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए तो द्वितीय अर्धांश में किस वर्ण की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी कौन सा जो ऐसा वर्ण होगा जो सीधे सीधे लिखने पे भी वही रहेगा और उल्टा लिखने पे भी वही आएगा। बात हुई द्वितीय अर्धांश की। द्वितीय अर्धांश कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप कहेंगे कि वो होता है आपका एन से लेके जेड तक, ठीक है। पहले मैं एक बार सीधा लिख देता हूँ फिर आपका उल्टा करके लिखता हूँ। देखिए द्वितीय अर्धांश लिखते हैं, एन से लेके जेड तक होता है, तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स बाई जेड। और जब हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो जेड बाई इधर से लिख देते हैं, ठीक है। तो जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स बाई जेड, ठीक है। ये उल्टा क्रम हो गया, ये सीधा क्रम हो गया। अब इसमें आप देखिए कौन सा ऐसा वर्ण है जो सेम जगह ही आ रहा है, मतलब जो एक ही उसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। तो जब आप इसमें देखेंगे तो आपको एक स्थान आपको ऐसा दिखाई देगा क्योंकि आपका सेम है, मतलब पहले भी सीधे क्रम में वही आ रहा है और उल्टे क्रम में भी वही आ रहा है। तो आपसे यही तो पूछा था किसकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका टी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्रो रिपोर्ट और
पोर्टल भारत के किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया आपका नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके चेयरमैन पूछ जाते हैं या इसके अध्यक्ष पूछा जाता है? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, नीति आयोग के सीईओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। महिला स्क्वाड्रन लीडर कौन है जो 75वें वर्ष 2024 गणतंत्र दिवस पर आईएएफ इंडियन एयरफोर्स मार्चिंग दल का नेतृत्व किया? कौन थी? रश्मि ठाकुर, सुमिता यादव, कृति रोहित या फिर प्रतिभा अहलूवालिया? तो कौन थी? वो थी आपकी रश्मि ठाकुर। ठीक है, जिन्होंने 75वें वर्ष 2024 गणतंत्र दिवस पर इंडियन एयरफोर्स मार्चिंग दल का नेतृत्व किया था। अब बात करें गणतंत्र दिवस जो 2024 में मनाया गया 26 जनवरी को, उस पर किस देश का मतलब कौन मुख्य अतिथि कौन थे? तो उसमें मुख्य अतिथि थे आपके, मुख्य अतिथि वो थे आपके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। रेशमा दक्षिण की ओर जाती है, 500 मीटर के बाद वो अपनी दोस्त रेहाना के घर पहुंचती है। अपनी दोस्त से मिलने के बाद रेशमा पूर्व की ओर 500 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर फिर 500 मीटर चलती है। तो इसको बना लेते हैं। फिर देखिए, रेशमा दक्षिण की ओर चलती है, मान लीजिए इस स्थान से चलना शुरू करती है और कहाँ जाती है? दक्षिण की ओर चलती है। कितना मीटर चलती है? तो 500 मीटर चलती है। वो अपने दोस्त रेहाना के घर पहुंचती है। ये घर कौन सा है? रेहाना का। ठीक है, यहाँ से रेशमा चलती है। चलिए अब आगे देखिए। वो अपने दोस्त रेहाना के घर पहुंचती है। अपनी दोस्त से मिलने के बाद रेशमा पूर्व की ओर 500 मीटर चलती है। किधर चलती है? 500 मीटर पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, फिर दाएं और मुड़कर 500 मीटर चलती है। दाएं और मुड़ेगी, कितना चलेगी? 500 मीटर चलेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, यानी 500 तो यहाँ तक हो जाएगा, 500 और चल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और अपने कॉलेज पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलती है। दाईं ओर मुड़ेगी और कितना चलेगी? 1 किलोमीटर चलेगी। कितना चलेगी? 1 किलोमीटर चल जाएगी। 1 किलोमीटर मतलब देखिए 500 तो ये हो गया, 500 ये हो गया, यानी इसके सीधे में पहुंच जाएगी आपके। तो रेहाना के घर से उसका कॉलेज किस दिशा में है? तो रेहाना के घर से उसका कॉलेज किस दिशा में है? पूछा किसका है? रेहाना के घर से पूछा है। रेहाना घर कहाँ पे था? यहाँ पे। उसका कॉलेज कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये दिशा हो जाएगी आपकी, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा हो जाएगी? ये दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी स्वरों को निकाल दिया जाए तो 22 से 11 में अक्षर कौन सा होगा? 22 से 11 में पूछा है, तो देखिए 11वें नंबर तक कितने स्वर आ जाएंगे? तो आप कहेंगे ए आएगा, ई आएगा और आई आएगा, यानी 3 लेटर तो निकल जाएंगे। तो जो नंबर 11वें नंबर पे आने वाला था वो अब 3 नंबर के बाद आएगा, यानी कि 14वें नंबर पे आएगा। यानी कि 14वें नंबर वाला जब कितने नंबर पे आ जाएगा? 11वें नंबर पे आ जाएगा। तो 14वें नंबर पे कौन आता था? 14वें नंबर पे आता था आपका एन। तो अब 11वें नंबर पे कौन आएगा? एन ही आएगा, क्योंकि 3 बीच के लेटर निकल गए आपके, ई और आई। ठीक है, तो 3 निकलने के बाद में जो 3 लेटर बीच में हट जाएंगे, तो जो 14वें नंबर पे था वो अब 11वें नंबर पे आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसकी वृद्धि दर 5% प्रति वर्ष हो तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पहले जनसंख्या पूछिए आपसे, हर साल कितने % बढ़ रही है? तो आप कहेंगे 5% बढ़ रही है। तो देखिए अभी इसी तरह का सवाल आपने इसी प्रैक्टिस सेट में किया था, जिसमें आपकी 12% की कमी हो रही थी। तो उसी तरीके से आप इसको निकाल लीजिए। मान लेते हैं कि 2 साल पहले जनसंख्या जो थी वो आपकी पी थी, हर साल कितना बढ़ रही है? 5% बढ़ रही है। तो 105/100, 2 साल की बात हो रही है तो 105/100, और 2 साल के बाद कितनी हो रही है? तो आप कहेंगे 1,76,400 हो रही है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 से कटेगा 21 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 5 से 21 बार, 5 से कटेगा 20 बार। 21 से काटिए, देखिए 21 से कितना कटेगा? तो आपका कटेगा 21 अट्ठे 168, कितना बचेगा? 8 बचेगा।
21 चौका 84, 21 चौका 84 यानी 400 बार, 2 दूनी 4, 400 इंटू 400 कितना हो जाएगा 16,000। 400 तो यहाँ पे था और 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा आपका 16 पे 40 यानी कि 1,60,000। ऑप्शन नंबर 1। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? देखिए चारों ही ऑप्शन के आपके गलत ही रखे। एक्चुअल में जो आप यदि गूगल करेंगे तो आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो भारत की रैंक आई है वो कितनी आई है, वो आई है आपकी 82वीं रैंक। ठीक है, नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे आपका सिंगापुर। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य हैं जो 25 अप्रैल 2024 को भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में शीर्ष पर हैं? स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में शीर्ष पर कौन से हैं? देखिए यहाँ से 2 राज्य दे रखे हैं, 2 ऑप्शन आपका एक ही में है, तो यही आपका राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप क्वेश्चन का आंसर। वैसे इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? गुजरात और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 1 और 3। ठीक है, क्वेश्चन से आप हिंट पकड़ सकते हैं तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।